नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, हमारे पास फील्ड मेथड आ गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हमारी थीम्स है, ठीक है, एक तो हमारी क्या होगी थीम, एक तो थीम थ्योरी होगी, एक तो हमारी क्या होगी थीम थ्योरी हो जाएगी, है ना, थीम थ्योरी हो जाएगी, और दूसरी हमारी डुपिट थ्योरी। और ये दो चीजों की मिलेगी, एक तो कन्फाइंड के लिए, अनकन्फाइंड के लिए, और साथ में किसके लिए मिलेगी, कन्फाइंड के लिए, कन्फाइंड एक्वाफर के लिए, एक्वाफर के लिए। तो ये जो एक्वाफर वाला सारा सिस्टम है ना, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए एनवायरमेंट में, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन वेल होती है, क्या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में एक्वाटार क्या हो गया, एक्वाफ्यूज क्या हो गया, एक्वाक्लूड क्या हो गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहां पे मिलेगी, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट्स में मिलेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, है ना, इसकी रिलेशन, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी आपको एनवायरमेंट में मिलेगी, तो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अनकन्फाइंड या फिर कन्फाइंड एक्वाफर बेसिकली हम का सिर्फ और सिर्फ उनकी यहाँ पे हम फॉर्मुले देखेंगे, जिनसे कि हमें क्या मिलेगा, फॉर्मुले से रिलेटेड जब हमें क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली डील कर लेंगे, ठीक है। उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसा होता है, क्यों होता है, क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों बनते हैं, ये कन्फाइंड क्या होता है, अनकन्फाइंड क्या होता है, तो बेसिकली ये सब चीजें जो है आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। मैं डायरेक्टली आपको क्या बताऊंगा कि फील्ड मेथड से जो भी हमारे यहाँ पे फॉर्मुले यूज होंगे बस डायरेक्टली मैं उनको बता दूंगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं इनके फॉर्मुले लिख देता हूँ, पहले मैं इसको मिटा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इनके फॉर्मुले यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैंने फॉर्मुले लिख दिए हैं फॉर द फील्ड मेथड्स के लिए, कौन कौन से, एक तो अनकन्फाइंड एक्वाफर के लिए, दूसरा कन्फाइंड एक्वाफर के लिए। थीम थ्योरीज के लिए कौन सा वाला फॉर्मुला, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का, दैट इज 2.303 q log to the base 10 r2 upon r1, और ये सब कुछ क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, पाई इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल जब हम थीम थ्योरी फॉर कन्फाइंड एक्वाफर के लिए देखते हैं तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है मिसप्रिंट है, ऐसा नहीं है। ये कन्फाइंड एक्वाफर के लिए h2 का स्क्वायर और h1 का स्क्वायर नहीं आता है। क्लियर हो गया इतना, बाकी सब ओवरऑल तो सेम है, लेकिन 2D जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में आपको। ड्यूपिट्स थ्योरी में क्या है, उसने ना ऑब्जर्वेशन वेल को कंसीडर में नहीं लिया था, ऑब्जर्वेशन वेल को कंसीडर में नहीं लिया था, इसीलिए यहाँ का फॉर्मुला जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे h2 की जगह h का इस्तेमाल किया गया है, h स्क्वायर की जगह जहाँ पे h है ना वहां पे h1 का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इनका रेफरेंस सेम है, जो h2 का मतलब होगा वही h का मतलब होगा, h का जो मतलब है वही h का मतलब है, h1 का जो मतलब है वही h का मतलब है। क्लियर हो गया। ये ड्यूपिट्स थ्योरी में भी सिर्फ और सिर्फ 2D एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। और r2 जो r1 है वो सिमिलरली r upon r1 ही है, ठीक है, इट इज r2 upon r1, इसी तरह से लिखा जाता है ये। तो ये ड्यूपिट्स थ्योरी के लिए, और सारे के सारे जितने भी नोटेशन है ना वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे h1 h2, सैचुरेशन हाइट एट द रेडियस r, और रेडियस r क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, रेडियस ऑफ पंपिंग वेल क्या हो गया, दैट इज द r, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये सब नोटेशन वगैरह आप देख लेना। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। सो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बेसिकली टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो किसके बराबर होता है, परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस के जो h होता है, दैट इज द सैचुरेशन थिकनेस। यहाँ पे h को लिख दो, h की मैंने लिखी, दैट इज द सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ एक्वाफर। क्लियर हो गया। किस में लेते हैं हम, मीटर में लेते हैं, समझ में आया आपका, ठीक है। तो ये वाला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता है, ये क्या होता है, ये ना एक एक्वाफर की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि 1 मीटर वाइड वर्टिकल जो हमारा कॉलम होगा उससे कितना पानी फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा इन द केस जहां पे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो क्या हो, 1 हो। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आता है, जैसे कि ये निकला कैसे, अगर मैं बताऊं आपको, तो डार्सी लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू KIA। क्लियर हो गया। एरिया, हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया विल बी इक्वल टू हमारी थिकनेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मैंने क्या बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली ये एक्वाफर की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि 1 मीटर वाइड, 1 मीटर विड्थ से हमारा कितना फ्लो रेट जो है पास हो रहा है, ठीक है। उसी को हमको कौन दिखाता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी दिखाता है। एरिया क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय 1, b को क्या लिख सकता हूं मैं, h लिख सकता हूं, h मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। b लिखना है b लिख सकते हो, h लिखना है h लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही है, h और b का मतलब सेम है। यहाँ पे मैं b भी लिख देता हूं साथ में, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। थिकनेस ऑफ द एक्वाफर की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस ऊपर से लेते हैं, वर्टिकली ऊपर से हम थिकनेस लेते हैं, इस तरह से थिकनेस नहीं लेते। जब हम बात करते हैं किसकी, हाँ हम एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू K। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलती है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या बताएगी हमारे को कि 1 मीटर वाइड से 1 मीटर जितनी हमारी वाइड है, इस वर्टिकल कॉलम से कितना पानी जो है फ्लो करेगा। अगर हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितनी है वैल्यू, अगर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, यूनिट है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एरिया में 1 कितना हो गया, हमारा लेंथ हो गया, साथ में विड्थ कितनी होगी, 1 हो गया, और जो हमारी हाइट है वो कितनी है, वो तो h ही है, ठीक है। तो Q विल बी इक्वल्स टू KH, ठीक है। Q विल बी इक्वल्स टू KH। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू T, T के बराबर होगा, क्योंकि T भी यही बोलता है कि अगर हमारी जो फ्लो हो रहा है किसी भी वर्टिकल कॉलम से जिसकी थिकनेस 1 है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 है, तो उस केस में जितना भी हमारा फ्लो रेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलेंगे। तो T विल बी इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू K इनटू H। क्लियर हो गया। इसी वजह से T इज इक्वल्स टू K इनटू H। अगर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाए तो डायरेक्टली आप सीधा ये बोल सकते हो कि T विल बी इक्वल्स टू K इनटू H, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काम आते हैं, पर अगर क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मुला भी पता है, ठीक है, बाकी सब कुछ आपको मैंने बता दिया। फील्ड मेथड में बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो था मैंने वो यहाँ पे बता दिया कि फील्ड मेथड में किस तरह से आपको काम पे लेना है, ठीक है। तो आपको पता लगे कि फील्ड मेथड क्या होता है,
ये हमारा फील्ड मेथड हो गया। थीम्स थ्योरी के बारे में बोला, स्टडी द स्टेट पंपिंग टेस्ट, ये सेम ही बात बोली है, इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका प्रिंसिपल वगैरह, बाकी डिस्चार्ज की बात की थी, यहाँ पे हेड की बात की थी, रेडियस इन्फ्लुएंस की बात की थी, मतलब आर और आर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। वो मैंने नोटेशन वगैरह आपको सब कुछ बता दिया है। आप इसको यहाँ से काटना शुरू कर दो, ठीक है, इसको काटना शुरू कर दो। नेक्स्ट इसको भी काट दो, पंपिंग इन टेस्ट को भी काट दो, साथ में बेल टेस्ट जो भी है, ये इंजेक्शन टेस्ट होता है बेसिकली, इसमें पानी इंजेक्ट करते हैं अंदर ताकि हमें देखना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पंपिंग इन टेस्ट भी काट दो, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द परमेबिलिटी, वही हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए कौन कौन से होते हैं, कॉजन काल्मन इक्वेशन होता है, ठीक है, और हेजन फॉर्मूला होता है, फिर एलन हेजन होता है। इनडायरेक्ट में बेसिकली यही होते हैं, एलन होता है, एक तो कॉजन काल्मन इक्वेशन होता है, और हमारा क्या होता है, लाउडन इक्वेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा होगा तरजागी थ्योरी, कोई नहीं, हमें दो मेथड करते हैं फील्ड मेथड के लिए ना, इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी। क्या है इक्वेशन इसकी, दैट इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी एंड दिस होल इज फॉर द फ्लूइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा पास ई का क्यूब 1 प्लस ई यानी वॉइड रेशो मल्टीप्लाई बाय D10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन ना किसी और टर्म में भी लिखी जाती है, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय गामा अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड इनटू लिख दो इसमें वॉइड रेशियो ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे किस पे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस, ठीक है, समझ में आया। ये दो फॉर्म में हमारी लिखी जाती है ये इक्वेशन, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि के और हमारे सी में कन्वर्जन है, ठीक है। और एक्चुअल में जो हमारा के है या फिर जो सी है, इनकी वैल्यू वेरी कहां करती है। जो सी है बेसिकली हम उसको किससे बोलते हैं, इट इज द कॉजने कांस्टेंट, ठीक है, कॉजने कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है, दैट इज 0.2 से लेकर 0.5 तक इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। क्लियर हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में क्या एक्सेप्टेबल है। जब आपको डायमीटर की फॉर्म में आ जाएगा तो आप D10 के उसमें लिख दोगे, और जब वो हमारा किसकी फॉर्म में आ जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसके उसमें लिख दोगे। क्लियर हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, सॉरी यूनिट वेट या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ऐसे एक्चुअली ना दो पार्ट में आप इसको देख सकते हो। पहला तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, साइड हटा दो। आप क्या बोल रहे हो कि जो परमेबिलिटी है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे भी मैटर करती है, और परमेबिलिटी जो है दैट इज आल्सो मैटर जो हमारा मीडियम है उसके थ्रू, है ना। कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था जहां पे मैंने बोला था कि अगर एक इंसान ने परमेबिलिटी फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ अ हनी, ठीक है, उसने हनी का यूज किया और फिर आपने परमेबिलिटी फाइंड आउट की, तो वहां पे परमेबिलिटी जनरली क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। और एक और इंसान है जैसे कि उसने फाइंड किया क्या, परमेबिलिटी ऑन द केस ऑफ ऑन किसके बेस पे की, उसने पानी का इस्तेमाल किया। तो उस टाइम पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखूं मैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो परमेबिलिटी है वो कम आएगी फॉर द विनोद के केस में, और सार्वजित के केस में परमेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर इन दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो आई कैन से कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब जो परमेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लूइड पे डिपेंड करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर जो दोनों की साइड परमेबिलिटी, फॉर एग्जांपल विनोद ने भी इस बार वाटर लिया है और हमारे सार्वजीत ने भी इस बार वाटर लिया है, लेकिन उसने चेंज कर दिया। यहां पे उसने क्या लिया है, क्ले लिया है, और यहां पे उसने क्या लिया है, सैंड लिया है। मान लो उसने क्या लिया है, क्लीन सैंड यहां पे लिया है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों केसेस में जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा किसमें आएगी, ऑब्वियसली क्लीन सैंड में ज्यादा आएगी, और किस पे आएगी, वाटर के इस केस में थोड़ी सी कम आएगी। यानी परमेबिलिटी विल आल्सो डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी, वो हमारा यूज किया हुआ मटेरियल के, फॉर एग्जांपल वॉइड रेशियो क्या है, स्पेसिफिक सरफेस रेशियो क्या है, D10 का क्या है, उनका डायमीटर पार्टिकल साइज बेसिकली क्या है, तो उन पे भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है। तो आई कैन से कि भाई देखो यहां पे भी इक्वेशन, कॉस्मिक हार्मोन इक्वेशन भी यही हमें बता रही है कि जो हमारा परमेबिलिटी है वो फ्लूइड पे भी मैटर करेगी और फ्लूइड के मीडियम पे भी मैटर करेगी, सॉरी जो मीडियम है उस पे भी मैटर करेगी, ठीक है। आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में देख सकते हो, इट इज फॉर द मीडियम, अंडरस्टूड है, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, वॉइड रेशियो के बारे में पता लग गया। ऐसे सीधा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे कि मैं स्पेसिफिक सरफेस, अब बच्चे बोलेंगे सर ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया पिक्चर में कैसे आ गया, सो आई कैन राइट ओवर हियर कि जब हमारा पिक्चर में स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा, है ना, या इसको मैं पूरे स्पेसिफिक हमारे स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जनरली होता क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है जो भी हमारा सरफेस एरिया होगा ना, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, इससे हम निकालते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब जब हम कॉजने कार्बन इक्वेशन देखते हैं ना, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया है कॉजने ने, स्फीयर मान के क्या किया है उसने, जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारा सॉइल है उसमें बहुत ही ज्यादा इरेगुलर शेप्स होते कि नहीं, ये चीज आपको पता है। अब इन इरेगुलर शेप्स को यूज करके इनकी जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ना वो ज्यादा होता है, तो हमें जो आइडियल शेप्स चाहिए थी, तो उसने अज्यूम किया है एज अ स्फीयर। उसने क्या किया कि जो भी इरेगुलर शेप है उसको आइडियली आप एक तरह का स्फीयर मान सकते हो। जो इरेगुलर शेप्स है हमारे पार्टिकल की सॉइल में, उसको आपने एक स्फीयर के रूप में देखा है, वो कौन बोलता है आपको, कॉजने कार्बन इक्वेशन बोलता है, ताकि वो सिंप्लीफिकेशन कर सके और फिर चीजों को देख सके, ठीक है। तो अगर जो मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्फीयर का निकालना चाहूंगा, यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर मैं निकालूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में निकालूंगा, तो ये चीज आप भी निकाल सकते हो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके लिए, स्फीयर के लिए क्या होगा। अगर जो सरफेस एरिया देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4πr² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम देखोगे तो क्या हो जाएगा 4/3πr³। इसी फॉर्म में आप निकाल सकते हो, आप जो काटना चाहो वो काट सकते हो। 4 कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, r² से r³ कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/r विल बी द राइट आंसर। एंड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया रेडियस में भी लिख सकते हो और डाया में भी लिख सकते हो। डाया में क्या लिखोगे आप 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/d।
तो इस फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया लिख सकते हो। सो आप क्या बोल रहे हो कि उस टाइम पे जो हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर इज इक्वल टू 6/d। अब ये काम आएगा इसलिए मैंने यहीं पे निकाल दिया, लेकिन आपको सिंपल सी चीज पता लगी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया पिक्चर में कहां से आया। देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जनरली होता है कि इट इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया यहाँ पे इस फॉर्म में आया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि d10 का स्क्वायर, और इसको अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो 1/SS में भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। दूसरा आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि ये बेसिकली जो मैंने अभी निकाला है ना कि SS इज इक्वल टू 6/d। ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा है, इसको देख के आपको क्या लगता है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है कि कोई भी अगर जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल का जो भी हमारा पार्टिकल है, अगर वो परफेक्टली स्फीयर है, परफेक्टली क्या है वो, परफेक्टली अगर वो स्फीयर होगा तो जो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके डाया पे डिपेंड करेगा। आपको दिख रही है ना इक्वेशन, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल हमारा डाया जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल है वो अगर जो बहुत ज्यादा छोटा होगा तो उस टाइम पे हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। क्यों, जितना छोटा छोटा पार्टिकल होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। इसी रिलेशन से आपको पता लग रहा है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा जो डाया हमारा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, जिसकी वजह से होगा क्या। अब देखो ये डिपेंड कैसे करेगा परमेबिलिटी पे, ये भी देख लो कि जैसे कि अगर जो डाया छोटा है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो जो हमारी हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये बड़ा सा पत्थर ले लूं और इसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करूं, तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से इन दोनों के केस में परमेबिलिटी ज्यादा किसकी रहेगी, डेफिनेटली इसकी रहेगी। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू फाइन के लिए। जैसे मैं बोलता था कि जैसे हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है, तो इन दोनों में से स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, फाइन ग्रेन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका जो डाया है किसी छोटे पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो डाया के कम होने से स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, एक हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा मिलती है जब हम पानी को फ्लो कराते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले से अगर मैं पानी को फ्लो कराऊं तो उसकी परमेबिलिटी मुझे जनरली क्या आ जाएगी, लो आएगी। सब कुछ क्लियर हो गया आपको। तो इस रिलेशन से क्या बता रहे हो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, डायमीटर घट जाएगा, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हमारा जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पूरे केस में आप सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे जैसे इक्वेशन में लिखा है कि परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी स्पेसिफिक सरफेस जहां पे बढ़ गया वहां पे परमेबिलिटी घट गई। क्लियर हो गया। लेकिन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे भी मैटर करता है। अगर इन सबको मैं कांस्टेंट मानूं और सिर्फ स्पेसिफिक सरफेस एरिया को मैं वेरी कराऊं तो परमेबिलिटी से डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली जो है वो वेरी कर देगा, उसको कम कर देगा। वैसे ही क्या है कि जैसे ही हमारा d10 स्क्वायर बढ़ा, यानी इफेक्टिव साइज ऑफ हमारे कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल कोई भी सॉइल है, उस सॉइल का जो d10 स्क्वायर है वो बढ़ जाएगा, तो परमेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारा d10 जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो परमेबिलिटी भी वहां पे डायरेक्टली। तो आप एक और चीज इससे क्या निकाल सकते हो कि परमेबिलिटी जो है वो डाया पे भी डिपेंड करती है। परमेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। समझ में आया। बाकी नोटेशन वगैरह कि ई यूनिट वेट म्यू, ठीक है, डायनामिक स्पेसिफिक सरफेस एरिया, शेप फैक्टर कांस्टेंट, शेप फैक्टर कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इतनी चीज पता लगी आपको जो भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या क्या है, क्लीन वाटर, सॉरी, अच्छा ये यूज किसके लिए होता है हमारा, जनरली जो हमारा कॉस्मिक कार्बन इक्वेशन है ये हमारा फाइन सैंड के लिए यूज होता है एंड सिल्ट के लिए यूज होता है। सुटेबल किसके लिए है, फाइन सैंड एंड सिल्ट के लिए सुटेबल है। समझ में आया ये सब कुछ, मैंने कॉस्मिक कार्बन इक्वेशन बताया, स्फीयर क्यों माना जाता है। ठीक है, अब कई पूछे होंगे कि सर आपने स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसके लिए तो निकाल दिया, अगर जिस स्फीयर है, अगर जिस वो स्फीयर नहीं होगा फिर कैसे निकालोगे आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो उसके लिए दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें नॉन स्फेरिकल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्फीयर का निकाल दिया ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मैं कोई भी इरेगुलर शेप लूं, फॉर एग्जांपल अगर वो स्फीयर नहीं है तो आई कैन सी कि फॉर द इरेगुलर शेप के लिए मुझे स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इरेगुलर जो भी हमारी शेप रहेगी किसी भी पार्टिकल की, उसके लिए दो चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मुला यहाँ पे है, दूसरा फॉर्मुला क्या है यहाँ पे। इन दोनों फॉर्मुले को मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताऊं दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। एक तो ये हो गया, एक हो गया हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 अपॉन द शेप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये दोनों चीजें क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको मैं दूसरी साइड लिखता हूं, यहाँ पे बता देता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं, अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड में बात करूं किसकी, हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, है ना। और अगर जब मैं बात करूं एक तो स्फीयर के लिए, तो आपको पता लग गया क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन डी जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके लिए, स्फीयर के लिए। और ये जो हमारा रेशियो है ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। अब इसको हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, जब भी स्फीयर का आएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया दैट इज द 6 अपॉन डी। समझ में आया। अब ये तो स्फीयर के लिए हो गया, इट इज फॉर द नॉन स्फेरिकल शेप के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी इरेगुलर शेप होगी तो उसके लिए आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। अगर जो क्वेश्चन में हमारे क्या बोल दिया, ये फाइंड आउट करने को बोला, स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को बोला, तो फर्स्ट क्या है, s इज इक्वल टू 6 अपॉन द शेप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट शीव साइज। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू द शेप फैक्टर। अगर जो क्वेश्चन में आपको शेप फैक्टर दिया होगा तो भाई तब तो आप डायरेक्टली यही वाली एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करोगे। अदरवाइज आपको अगर नहीं दिया होगा तो मैं दूसरी इक्वेशन बताऊंगा। शेप फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सीव साइज, किसमें है ये, मीटर में। अच्छा स्पेसिफिक सरफेस एरिया का यूनिट क्या रहेगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, हमारा सरफेस एरिया है ना, डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम है। तो एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। तो यूनिट पता लग गया ना आपको, 1 अपॉन मीटर क्या है स्पेसिफिक सरफेस एरिया का, ठीक है। शेप फैक्टर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट सीव साइज इन मीटर, मतलब जो भी हमारी सीव होगी, जिस सीव पर जो पार्टिकल है वो पास कर रहा है या रिटेन कर रहा है, वो कौन बताएगा मेरे को, बी बताएगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक और है कि अल्फा अगर हमारा अल्फा जो है अगर वो हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो वो केस किसका है, फॉर द इरेगुलर पार्टिकल्स, ठीक है।
अगर अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द परफेक्टली स्फीयर। क्लियर हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल रहा था कि मान लो कि हमारे पास जो है शेप फैक्टर दे रखा है 1.5 मीटर, हमारे को शेप फैक्टर दे रखा है, सॉरी मीटर नहीं, 1.5 जो है हमारे को शेप फैक्टर की वैल्यू दे दी है, और हमारे को क्या बोला है कि जो हमारा पार्टिकल जो है वो रिटेन कर रहा है, रिटेन ऑन 600 माइक्रोमीटर सीव पे क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, पार्टिकल रिटेनिंग ऑन 600 माइक्रोमीटर, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू हमें दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है 600 माइक्रोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में ना, तो यू कैन राइट 0.0006 मीटर हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आपको, तो यू कैन राइट 6 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0006 कैन बी रिटन एज दिस। समझ में आया, तो इसका फॉर्मूला, इसका कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है कि शेप फैक्टर क्या है, बेसिकली आपको शेप फैक्टर की वैल्यू दे दी जाएगी, और साथ में अगर जो बी है, बी का मतलब क्या है कि पार्टिकल रिटेनिंग ऑन 600 माइक्रोमीटर, मतलब जो भी सीव की साइज दी जाएगी, जो पार्टिकल रिटेन कर रहा है चाहे उस पे पास कर रहा होगा, अगर जहां पे रिटेन लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर पास लिखा होगा तो तब भी यही आएगी सीव। बी की वैल्यू आपको पता लगे किस तरह से फाइंड आउट करनी है, वही बोलते हैं कि इक्विवेलेंट सीव साइज, ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन में आएगी। ये तो समझ में आ गया आपको, है ना, कि ये वाले किस तरह से यूज करना है। दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन स्फेरिकल शेप के लिए आई कैन राइट यहाँ पे नॉन स्फेरिकल शेप के लिए, जब हम नॉन स्फेरिकल शेप की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 6 अपॉन अंडर द रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी, जहां पे हमारे पास ए क्या है, ऐसा तो पता है आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ए क्या है यहाँ पे, ए जो है दैट इज द सीव साइज थ्रू विच पार्टिकल पासिंग, ठीक है, या फिर पासेस लिख देना, ये किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और बी क्या हो गया, सीव साइज पार्टिकल, ठीक है, सीव साइज ऑन विच पार्टिकल इज रिटेनिंग, ठीक है, या फिर रिटेन लिख दो, रिटेन्ड, ये भी किसमें होगा, मीटर में हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला होगा कि पार्टिकल पास कर रहे हैं फ्रॉम द 600 माइक्रोमीटर सीव से, यहां पे पार्टिकल पासिंग थ्रू किससे, 600 माइक्रोमीटर से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 600 माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0006 मीटर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे अगर लिखा होगा कि रिटेनिंग ऑन 425 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.000425 मीटर जो है बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया यहाँ पे क्या बोला मैंने, मतलब वो सीव की साइज जिससे पार्टिकल पास कर रहे हैं वो ए की वैल्यू है, और वो सीव की साइज जो पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं किसी भी सीव में, तो उस सीव का क्या साइज है, बेसिकली सीव साइज के बारे में ए और बी क्लियर हो गया, छोटा सा है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो ये कब यूज होगा, क्वेश्चन ये उठता है जब हम नॉन स्फेरिकल शेप्स की बात करेंगे, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने दोनों इक्वेशन बता दिए, चाहे आपको शेप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपको किससे आए, आपको सीव साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना शेप फैक्टर है नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करो उसको 1 मान लो, परफेक्टली स्फीयर के हिसाब से देख लो, परफेक्टली स्फीयर के हिसाब से देखोगे तो उस टाइम पे कितना आ जाएगा, 6/d आ जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि हमारा यहाँ पे यूज कब होगा, है ना, हमारा यहाँ पे यूज कब होगा ये सब, जैसे कि यहाँ पे देखा मैंने, तो कॉर्नर इक्वेशन में तो इतना टफ नहीं है, बस आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है, आपको इन दोनों के रिलेशन पता होने चाहिए कि फ्लूइड पे भी करता है, इस पे भी करता है, इन सब की वैल्यूज आपको दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दी जाएगी तो आप कंपैरिजन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, मान लो D10 और स्पेसिफिक सरफेस एरिया दे दिया, कुछ और फाइंड आउट करने को बोल दिया, तो यू कैन राइट फ्रॉम दिस। अच्छा ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी 0.2 से लेकर 0.5 तक है, आप सी की फॉर्म में लिखो चाहे 1/k के फॉर्म में लिखो, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पता लग गया है ना। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, हैजन इक्वेशन, यहाँ पे देखो ये हैजन इक्वेशन नहीं, एलन हैजन इक्वेशन है, एलन हैजन इक्वेशन, ठीक है, एलन हैजन इक्वेशन है, इन सबको मैं मिटा दूं फिर आपको बताता हूं क्या है इक्वेशन हमारी, दैट इज द एलन हैजन इक्वेशन, और वो क्या बोलती है हमारी एलन हैजन इक्वेशन। अच्छा दिस इज द एलन हैजन इक्वेशन, और साथ में क्या लिखा है, क्लीन सैंड लिखा है। देखो ऐसा नहीं कि जो हमारी एलन हैजन इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ना जो आंसर देती है ना, राइट आंसर देती है, वो सिर्फ किसके लिए देती है, क्लीन सैंड के लिए देती है, तो एक तरह की इसकी क्या होगी, ये भी लिमिटेशन होगी, तो किस किस के लिए यूज नहीं कर सकते हम, जो भी हमारी क्ले सॉइल होगी, सिल्ट हो गया, या फिर हमारी जो ग्रेवली सॉइल होती है, उन सब के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे राइट आंसर नहीं देगा हमारे को। एलन हैजन इक्वेशन बेसिकली क्या बोलती है हमारी 1892 के आसपास ना हमारे एलन हैजन साहब ने लेबोरेटरी मेथड की है, लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से थे, कांस्टेंट कर दिए, फॉलिंग कर दिए, तो इन लेबोरेटरी मेथड को यूज करके उन्होंने क्या निकाली, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकाली, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया किस तरह से निकाली, उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू निकाली, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो इनसे निकलने वाली कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू, और जब उन्होंने एक इक्वेशन लगाई दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय d10 का स्क्वायर, और c जो है दैट इज 100 अप्रोक्सीमेटली 100 होता है फॉर द क्लीन सैंड के लिए, और जब उन्होंने इससे निकाली ना हमारी परमिबिलिटी, तो वो परमिबिलिटी भी कितनी आ गई, क्लोज आ गई, मान लो हमने एलन से निकाली और ये हमने लेबोरेटरी मेथड से निकाली, तो इनकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गई, तो उसने ये इक्वेशन दी कि एलन हैजन इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी विल बी इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय d10 का स्क्वायर, यानी आपको बस किसी भी सॉइल का अगर आपको d10 स्क्वायर मालूम हो गया तो आप कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इजीली उसे निकाल सकते हो, किसी भी सॉइल के लिए और क्लीन सैंड के लिए। समझ में आपको ये चीज जो भी है। दूसरा सुटेबल किसके लिए, क्लीन साइड, सॉरी D10 क्या, इट इज द इफेक्टिव ग्रेन साइज जो है D10 है, ठीक है, कांस्टेंट C की जो वैल्यू होती है 100 से लेकर 150 तक होती है, एम्पिरिकल कांस्टेंट है, इट इज द एम्पिरिकल क्वेश्चन, ठीक है, और इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो समझने में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि K इज इक्वल टू C इंटू D10 का स्क्वायर। तो एलन हैजन इक्वेशन के बारे में कभी पूछे तो डायरेक्टली आप फॉर्मुला लगा दो, या फिर आप क्या कर दो, अब क्लीन साइड के लिए यूज हो रही है तो C इज इक्वल टू 100 लिख दो डायरेक्टली, तो आई कैन राइट कि K इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय D10 का स्क्वायर। एलन हैजन इक्वेशन क्लियर हो गया आपको, जो मैंने बोला यहाँ पे, है ना। फिर और इक्वेशंस आती है जैसे एलन हैजन एम्पिरिकल फॉर द सैंडी सॉइल,
फिर और आती है जैसे कि कंसोलिडेशन हो गया, या फिर हमारी क्या होगी तरजागी, फ्रॉम द तरजागी थ्योरी के लिए कंसोलिडेशन जो इक्वेशन है बेसिकली, अब ये ना आपको बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी मत सोचना कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैसे आ गया, यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहां से आ गया, सीवी मतलब ये कहां से आ गया, तो ये सब जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन आप जस्ट इक्वेशन को समझ लो कि k इज इक्वल्स टू CV मल्टीप्लाई बाय MV मल्टीप्लाई बाय गामा W, ठीक है। ये इसकी क्या है इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ध्यान में रख लेना आप, है ना, कि CV इज इक्वल्स टू, जहां पे हमारे पास एक्सेस पोर वाटर, जहां पे हमारे पास जो हमारा CV है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। इसकी यूनिट्स है मीटर स्क्वायर पर सेकंड के लिए, किस तरह से है मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे MV क्या है, MV इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसके कितने होते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलो न्यूटन। क्लियर हो गया, इसका यूनिट्स यहाँ पे देख लो। बाकी गामा W तो आपको बताइए यूनिट वेट ऑफ द वाटर है। तो यही हमारी क्या है कंसोलिडेशन इक्वेशन है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, CV मल्टीप्लाई बाय MV मल्टीप्लाई बाय गामा W। क्लियर हो गया। और जो हमारी कंसोलिडेशन इक्वेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कंसोलिडेशन सॉरी ये इसके बाद में बात करेंगे इसके ना। तरजागी इंपिरिकल इक्वेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी k की बात की है, तो इसका डायरेक्टली जो फॉर्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय e का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय de का स्क्वायर। क्या है, DE का स्क्वायर है। अब आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए सबसे पहले कि सर आपने DE क्या होता है बेसिकली, डी जब हम DE की बात करते हैं ना तो D जो होता है दैट इज द साइज ऑफ अ स्फीयर, इट इज द साइज ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, जिसका की स्पेसिफिक सरफेस एरिया हुज स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया को मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन पार्टिकल, ठीक है। अब तरजागी हमारे क्या बोलता है, हमारे ये बोलता है कि जब आप देखते हो ना कोई भी इरेगुलर पार्टिकल को देखते हो, ठीक है, और इस इरेगुलर पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा। क्लियर होगा। तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसी भी इरेगुलर पार्टिकल का होगा, वैसे DE मींस टू से इक्विवेलेंट डायमीटर, या फिर आप क्या बोल दो इसको, बोर डायमीटर बोल दो, बोर डायमीटर। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप अगर किसी पार्टिकल को उठाओ और उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखो, तो जो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो बराबर होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। और वो क्या होता है, वो चीज मैंने आपको बता रखी है, दैट इज इक्वल टू 6/d। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ पार्टिकल विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 6/d। क्लियर हो गया इतना जो मैंने बताया। तो DE क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंट डायमीटर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/d हो जाएगी। समझ में आया, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बाकी सारी कांस्टेंट है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी k हो गया, वॉइड रेशियो E हो गया, इफेक्टिव ग्रेन साइज सॉरी इफेक्टिव ग्रेन साइज नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाली चीज आएगी। DE के सारे मैंने लगा दी, साइज ऑफ स्फीयर हुज SS इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन पार्टिकल, जो भी हमारा गिवन पार्टिकल होगा वो है। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, C विल बी इक्वल टू द तरजागी इंपिरिकल कांस्टेंट 200 फॉर द क्ले एंड सेट। अच्छा किसके लिए यूज होता है हमारा ये, एक सेकंड में इसको बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव ये हो गया हमारे पास, है ना, और बाकी स्पेसिफिक सर्फेस एरिया भी। अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम DE से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और हम कर क्या रहे हैं, कोई भी इरेगुलर शेप का जो भी हमारा पार्टिकल है उसको हम रिप्लेस करके एक आइडियल स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे होगा क्या, अगर हमने इसका इफेक्ट देखना है ना इन परमेबिलिटी, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका स्फीयर जो है जनरली वो इसका इजी रहता है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक इरेगुलर शेप वाले को स्फीयर में कन्वर्ट करके उसका DE स्क्वायर का इस्तेमाल किया, ताकि परमेबिलिटी में उसका इफेक्ट भी देखने को मिले। वही चीज क्या है, वो तरजागी ने की है, ठीक है। इट इज एन इंपिरिकल इक्वेशन, इसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल से आप इक्वेशन को पढ़ो और इससे ज्यादा मत सोचो, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया, E स्क्वायर वॉइड रेशियो DE स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइज ऑफ स्फीयर जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी बराबर किसके होगा, जो भी हमारे पास ये होगा, ठीक है। सिंबल ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया हमारे को जो भी हमने बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नहीं मतलब उससे पहले सारी इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एलन हैजन इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू 100 हमारा d10 का स्क्वायर, ये चीज मैंने बताई थी आपको, d10 का स्क्वायर होगा। d10 क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव साइज है, किसमें लेना है, इन सेंटीमीटर में। तो किसकी होगी हमारे पास, एलन हैजन इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का आपको डायरेक्टली याद रखना है, दैट विल बी इक्वल टू k विल बी इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय MV मल्टीप्लाई बाय गामा W। ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इक्वेशन होगी, है ना। और तरजागी की इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू 200 E का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय DE का स्क्वायर। यहाँ पे DE क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल। क्लियर हो गया। हमारे क्वाड्रेटिक कार्बन इक्वेशन क्या होगी, 1/k से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, या फिर C से रिप्रेजेंट करो, मल्टीप्लाई बाय गामा अपॉन द यूनिट वेट फ्लूइड का मल्टीप्लाई बाय E का क्यूब अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय D का स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एक और क्या है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अगर आप क्या करो, अगर आप आइडियल स्फीयर को लो, आइडियल स्फीयर कर लो, यानी कोई भी अगर जो पार्टिकल है अगर वो स्फीयर की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डाया का होगा, यानी डाया का बढ़ने से स्पेसिफिक सरफेस एरिया घटता है। क्लियर हो गया। ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी है। अच्छा और क्या, कोऑर्डिनेट कार्बन हो गया, ये हो गया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो गया फॉर द स्फीयर, दैट विल बी इक्वल टू 6/d, है ना। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो गया, है ना। हमने एलन हैजन इक्वेशन भी देखी और बाकी हमने कंसोलिडेशन वगैरह जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि और चीजों की चेंज करने से k पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और चीजों की चेंज करने से k पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब मैंने बोला था कि k जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, मैंने ये चीज भी बताई थी आपको, s स्क्वायर की डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और k की भी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, दैट इज द d10 का स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। आज जब हम एलन हैजन इक्वेशन देखते हैं तो इससे ये पता लगता है, और जब हम देखते हैं क्या तरजागी इक्वेशन तो हमें ये पता लगता है E स्क्वायर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्लियर हो गया। अच्छा इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बढ़ जाने से हमारी परमेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इतनी चीज मैंने आपको पहले बताई है। फॉर एग्जांपल आप अगर फाइन
सॉइल को लो या फिर आप कोर्स ग्रेन सॉइल को लो, तो आपको पता है कि स्पेसिफिक सर्फेस एरिया ज्यादा किसका है, फाइन का है, तो परमेबिलिटी कम किस में रहेगी, फाइन में रहेगी। इतनी चीज आपको क्लियर है। कोर्स ग्रेन सॉइल का जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है और जो फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है। तो पार्टिकल साइज बढ़ने से हमारी परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमारा D10 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहीं पे परमेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और वॉइड रेशियो के साथ भी सेम ही चीज है, वो हमने देखी किसी तर्ज़ा की इक्वेशन से देखी है। समझ में आपको जो भी मैंने बताया। दूसरा, जब हमारे सॉइल में एयर वॉइड्स रहेंगे या फिर मैं बोलूं फॉरेन इंप्योरिटीज रहेगी, फॉरेन जो इंप्योरिटीज है, अगर वो फॉरेन इंप्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट है तो आई कैन से कि परमेबिलिटी वहां पे डिक्रीज कर जाएगी अगर हम क्या बोले एयर वॉइड्स रहेंगे, क्योंकि एयर वॉइड्स की रहने की वजह से हमको एक रेजिस्टेंस मिलता है जिसकी वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, वो एयर वॉइड्स की भी इनवर्सली, या फिर ऐसे बोलो एंट्रैप्ड गैसेस की भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और अगर यहाँ पे एयर की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, अगर वहां पे कोई पत्ती होगी या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी वजह से भी हमारी परमेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, फॉरेन इंप्योरिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इतनी चीज तो आपको सब कुछ पता लगी है जो कि हमने अभी इक्वेशन से पढ़ी है, इसलिए मैंने इक्वेशन भी बताई है। इक्वेशन आपको आएगी तो इक्वेशन से भी आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे तर्ज़ा की इक्वेशन की बात करते हैं तो वो वॉइड रेशियो की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और जब हम बात करते हैं किसकी, एलन हैजन इक्वेशन की बात करते हैं, कंसोलिडेशन रहने दो, जब हम एलन हैजन की इक्वेशन की बात करते हैं तो एलन हैजन इक्वेशन क्या बोलती है, k इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास वॉइड रेशियो, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा एलन हैजन इक्वेशन डी स्क्वायर के। ये चीज भी आपको क्लियर है, ठीक है, कि वो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इन इक्वेशन से भी आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो है लगा सकते हो। अब आपको असेशन रीजनिंग में अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो परमेबिलिटी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करती है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि इन सब पे जो है डायरेक्टली करती है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एलन हैजन इक्वेशन की, जैसे कि यहाँ पे देखा है, जैसे कि हमने क्या की, एलन हैजन इक्वेशन देखी, ठीक है, तो वो क्या है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसकी प्रोपोर्शन है, वो 100 हमारे D10 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इतना क्लियर हो गया, मतलब c D10 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल साइज का रूल है, यहाँ पे कोई भी वॉइड रेशियो का रूल नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज का रूल है। और जब हम तर्ज़ा की इक्वेशन देखते हैं या फिर तर्ज़ा की इक्वेशन देखते हैं तो हमें क्या पता है कि k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, हमारी तर्ज़ा की इक्वेशन देखते हैं तो इसमें क्या पता लगता है, e स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि D10 के चेंज करने से या फिर e स्क्वायर के चेंज करने से परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो कि D10 जो हमारा D10 का स्क्वायर है या फिर जो हमारी वॉइड रेशियो है, इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर प्रीडोमिनेंटली फैक्टर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, D10 का स्क्वायर हो जाएगा। वो कैसे D10 का स्क्वायर कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा कि वॉइड रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पार्टिकल साइज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब हमने क्या बात की, वॉइड रेशियो और उसकी बात की, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, वेरी किसको कर रहे हैं, अभी वॉइड रेशियो को वेरी कर रहे हैं। और कांस्टेंट क्या माना है हमने, डाया को कांस्टेंट माना है, ठीक है, डाया को हमने क्या किया, कांस्टेंट माना है। तो ई अगर जो मैं मान लूं E1 जो है दैट इज 0.3 एंड E2 जो है वो मान लूं 0.6 है। क्लियर हो गया। अब ये टर्म जो है बेसिकली कहां पे हम पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे बोली वॉइड रेशियो का ई क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई से अगर मैं इसको डिनोट करूं तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 पे। जब मैं 0.3 पे करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3 विल बी इक्वल्स टू 0.0208 पे। क्लियर हो गया। अब जब मैं 0.3 की बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, और जब मैं 0.6 की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 0.0135। क्लियर हो गया। अब ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो वॉइड रेशियो को चेंज करने की वजह से हमारी जो परमेबिलिटी है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। हमने क्या बोला था, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e क्यूब 1 प्लस e, या फिर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर। आप इससे भी इसको डिनोट कर सकते हो, इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इससे कैलकुलेट करके मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहाँ पे कि जैसे कि 0.3 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 0.3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.09 हो गया। और 0.6 के लिए कितना आएगा, 0.6 के लिए आ रहा है हमारे पास 0.36 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि परमेबिलिटी चेंज कितनी हो रही है अगर वॉइड रेशियो को चेंज करेंगे, दैट इज 6.5x जो है वहां पे इंक्रीज हो रही है। वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आप क्या कर रहे हो, वॉइड रेशियो को बढ़ा रहे हो, वॉइड रेशियो को बढ़ाने के बाद आपको परमेबिलिटी भी कितनी देखने को मिल रही है, 6.5x जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे 0.0208 मल्टीप्लाई बाय 6.5 अगर करोगे तो इट विल बी अराउंड कितना आएगा हमारे पास, ये इसके बराबर आएगा। यानी अगर मैं बोलूं 0.0208 को मैं मल्टीप्लाई करूं 6.5 से तो वो किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.135। ठीक है, 0.135 के बराबर आएगी। तो परमेबिलिटी में कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपको, 6.5x जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करते हैं, अभी आपको ये सारा कुछ कंपाइल कर दूंगा मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे में हम ना सिर्फ और सिर्फ डाया को चेंज करते हैं। मान लो डाया 1 जो है दैट इज 0.1 mm है और डाया 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0.3 mm है। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, परमेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के। आप इसको चेंज करो और यहाँ पे देखो 0.1 जब हम वैल्यू डालेंगे तो 0.1 वैल्यू पे कितनी आ रही है, 0.3 आ रही है। कितनी आ रही है, 0.1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.09। ठीक है, 0.1 तो आ रही है, इसका स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, 0.1 वैल्यू आ जाएगी और 0.09 वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारा डी जो वेरी हुआ है तो उस टाइम पे 9x का इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 9x का इंक्रीज हुआ है इन द
परमेबिलिटी। तो मतलब ये है कि आपका जो डाया है, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन से देखोगे, 0.3 वेरिएशन से देखोगे, तब भी आपको बहुत बड़ा क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी 9x इंक्रीज देखने को मिल रहा है जब डाया को वेरी कर रहे हैं, और 6.5x इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर आप वॉइड रेशियो को चेंज कर रहे हो। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है कि प्रीडोमिनेंट कौन है? अगर डाया और वॉइड रेशियो के बीच में अगर हमें पता करना हो कि कौन सा ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, तो हम बोलेंगे डाया वहां पे बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। यानी पार्टिकल साइज के बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है हमारी परमेबिलिटी पे। अगर वॉइड रेशियो को भी आप चेंज करोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू हमारे डाया। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कौन सा हो जाएगा? हमारे पार्टिकल साइज हमारा प्रीडोमिनेंटली हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पार्टिकल साइज लिखा है और वॉइड रेशियो लिखा है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हमारा पिक्चर में कब आएगा, जब हमारा डी भी दिया होगा और ई भी दिया होगा। तो हमारा वॉइड रेशियो सिर्फ तभी पिक्चर में आएगा जब हमारा डी जो है कांस्टेंट होगा। अदरवाइज कहीं पे भी आपको देखे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो चीजें आपको बताऊं, मान लो कि एक तो है हमारे पास फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, क्ले में फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्ले में क्या होता है, हमारा डिस्पर्स स्ट्रक्चर भी होता है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में अगर मैं बोलूं आपको परमेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी, तो बताओ किसमें रहेगी ज्यादा? हमारी परमेबिलिटी जो है वो ज्यादा किसमें रहेगी? फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में रहेगी, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में नहीं रहेगी। परमेबिलिटी इसमें ज्यादा रहेगी। ऐसे कंपैरिजन में आ सकता है। अगर मैं बात करूं कोई भी लूज सैंड है ना, एक लूज सैंड है और एक डेंस सैंड है, तो परमेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी? बताओ। डेफिनेटली परमेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी? हमारी लूज सैंड में रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है और लूज सैंड है, इन दोनों में किसमें ज्यादा परमेबिलिटी रहेगी? तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें देनी है? ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसमें देनी है? सिर्फ और सिर्फ हमको किसमें देनी है? दैट इज द हमारी डाया में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सैंड का डाया जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू फाइन। तो डाया की वजह से हम ये बोलेंगे कि जो सैंड है उसमें परमेबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि परमेबिलिटी किस तरह से वेरी करेगी, कौन प्रीडोमिनेंटली एक्ट करेगा, कब हमारा वॉइड रेशियो पिक्चर में आएगा? वॉइड रेशियो तब पिक्चर में आएगा जब डी हमारा कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे डाया जो है कांस्टेंट है, दोनों क्ले के लिए सेम है, सिल्ट के लिए भी सेम है, क्ले में दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो फ्लोकुलेटेड भी बनता है और डिस्पर्स भी बनता है। तब हम उस केस में क्या बोलेंगे कि वॉइड रेशियो जो है ज्यादा इंपैक्टफुल है उस केस में। लेकिन अगर मैं फ्लोकुलेटेड क्ले या फिर मैं सैंड का जो हमारा लूजली सैंड है, उन दोनों में कंपैरिजन देखो तो आपको डाया इंपॉर्टेंट है, परमेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी? सैंड में रहेगी। समझ में आया आपको? अभी बेसिक सी चीज है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको मोर टेक्निकल वे में हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज के बढ़ने से क्या होगा? हमारा हेजन इक्वेशन के हिसाब से हमारी जो है परमेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। वॉइड रेशियो के बढ़ने की वजह से क्या होगा? हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। तर्जा के इक्वेशन से पता चला। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा यानी फाइन पार्टिकल ज्यादा बढ़ेंगे, यानी परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी। जैसे कि क्ले की क्या होती है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है लेकिन परमेबिलिटी बहुत कम रहती है। क्लियर हो गया? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द विस्कोसिटी यूनिट वेट ऑफ अ वाटर, विस्कोसिटी बढ़ेगी, परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी। पतला होगा तो विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रही है, मतलब हनी की तरफ जा रही है, तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर जो यहाँ पे टेंपरेचर का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, क्यों? मैंने बोला टेंपरेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है और हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो टेंपरेचर के साथ भी क्या है हमारा? टेंपरेचर के साथ भी परमेबिलिटी का डायरेक्टली रिलेशन। टेंपरेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी घटेगी, तो टेंपरेचर के साथ ये होगा। और परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। समझ आया? विस्कोसिटी बढ़ी, परमेबिलिटी घटी। क्लियर हो गया? तो ये इफेक्ट देख रहे हैं हम। इससे रिलेटेड ना सेशन रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दैट इज व्हाई मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अगर मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कहां से हमको पता चला कि किसके बराबर है? आपने देखी है तर्जा की इक्वेशन, सॉरी आपने देखी क्या कॉजन-कार्मन इक्वेशन देखी है। तो उसमें बोला था मैंने के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के साथ। और जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा उसकी डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। तो ये चीज आपको पता है, फिर इसी वजह से हमने बताया कि के जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड प्रॉपर्टीज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी के साथ। समझ में आया कहां से आएगी चीज हमारे पास, है ना। तो ये यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखी कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज इस तरह से वेरी करती है उसके साथ। समझ में आया सब कुछ? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्रिंसिक या फिर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या फिर हमारी स्पेसिफिक परमेबिलिटी क्या होती है ना। जैसे यहाँ पे बोला कि इंट्रिंसिक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन है कि फ्लूइड जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल पोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब आप देखो, जब आप क्या करते हो, इसको डिफाइन करते हो, इंट्रिंसिक या फिर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को डिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ अ डार्सी, तो जो हमारे पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट होंगे हमारे किसके? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से, जैसे कि गामा डब्ल्यू हो गया या फिर हमारा डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, इन सब से ये इंडिपेंडेंट है। मतलब आपको विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं देखना, टेंपरेचर का इफेक्ट नहीं देखना, उन सब के इफेक्ट को ये हटा के बात करता है और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? हमारा इंट्रिंसिक या फिर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी सिर्फ डिपेंड करेगा हमारा किस पे? जो भी हमारी मीडियम है, मीडियम की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज रहेगी उन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अब मैंने मीडियम प्रॉपर्टीज को बोल दिया कि क्या होता है। बेसिकली मीडियम प्रॉपर्टीज आपको पता है ना कि सॉइल के बिहेवियर को जनरली ये देखेगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब आप बोलिए कि सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पिक्चर में कैसे आ गया? देखो, जब भी मैं बात करूं दो सॉइल सैंपल की, ठीक है, दो सॉइल सैंपल की अगर मैं बात करूं, इन दो सॉइल सैंपल को अगर मुझे कंपेयर करना है ना, तो परमेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? आपने देखा होगा जब हम बात की थी कॉजन-कार्मन इक्वेशन की, हमने जब बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा और मीडियम की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि K इज इक्वल्स टू C लिखा था, साथ में मैंने क्या लिखा था? गामा अपॉन द डायनामिक विस्कोसिटी। ये किसके लिखा था मैंने यहाँ पे मैंने फ्लूइड लिखा था। मल्टीप्लाई बाय, मैंने जब बात की थी E³ अपॉन 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल दो? D10 स्क्वायर बोल दो, D10 स्क्वायर बोल दो, या फिर 1 अपॉन SS बोल दो, ठीक है, SS का स्क्वायर बोल दो। तो आपने यहाँ पे देखा कि परमेबिलिटी विल डिपेंड ऑन द फ्लूइड, जैसे कि मैंने विनोद और सारजीत का एग्जांपल दिया था। दूसरा,
ये किस पे, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा। तो जब हम किसी भी दो सॉइल सैंपल को कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी काम पे आती है और साथ में हमारे किस पे भी काम आती है, हमारी मीडियम की प्रॉपर्टीज भी काम आती है। लेकिन दो सॉइल सैंपल को अगर मुझे कंपेयर करना है तो वहां पे ये दोनों मीडियम पे भी करता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी उसको अगर मैं के से रिप्रेजेंट करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा और इन सबको एज अ कॉफिशिएंट मान लेगा, इन सबको क्या मानेगा, कांस्टेंट मान लेगा। तो यही चीज जो है यहाँ पे मैंने बताई कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जनरली आपको क्या करती है, जो भी हमारी मीडियम की प्रॉपर्टीज है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी, यानी वॉइड रेशियो पे डिपेंड करेगी, इन सब में डिपेंड करेगी। और जो बाकी इंट्रिंसिक एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, जो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। इसका एक रिलेशन होता है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, रिलेशन फॉर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विल बी इक्वल्स टू, अगर आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है और जो कोएफिशिएंट ऑफ हमारी क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सॉरी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बिल्ड अप करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन यहाँ पे आप शॉर्ट नोट पे लिख सकते हो कि जो हमारी परमिबिलिटी है वो किसके बराबर होगी, हमारी अपैरेंट या फिर आप क्या बोलते हो इसको एब्सोल्यूट परमिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा डिवाइडेड बाय द हमारी डायनामिक विस्कोसिटी। ये क्या, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे आपने के लिए रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलोगे, के मल्टीप्लाई बाय यू डिवाइडेड बाय गामा ऑफ द मोटर। समझ में आया जो मैंने बताया आपको कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आपको असेशन रीजनिंग में पूछ लेगा कि ये किस पे डिपेंड करेगा, जो एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करेगा और किससे ये इंडिपेंडेंट है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बताया था। तो इसको करने का फायदा क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी, इसको करने का आपको फायदा क्या मिलेगा। देखो सबसे पहला बात है, आपको कंपैरिजन अगर करना है तो यूनिवर्सल कंपैरिजन के लिए कोई भी सॉइल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप कोई क्या करते हो, टेस्ट करते हो, तो उसमें अलग अलग फ्लूइड यूज होता है, जैसे कि ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया या फिर वाटर हो गया, है ना, या फिर हमारा कोई भी मतलब वाटर हो गया या फिर गैस हो गया। जब आप इन सब का यूज करते हो ना, तो आप क्या करते हो, वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो हमारी अपैरेंट परमिबिलिटी यानी के जो है उस टाइम पे वो बढ़ जाती है, ठीक है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आती है, अलग अलग आती है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि लेकिन जब आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को देखोगे यानी के को देखोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप ऑयल यूज करो, चाहे आप कैरोसिन यूज करो, डिफरेंट टेस्ट में यूज करो, लेकिन के की प्रॉपर्टी क्या है, वो वहां पे के जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी फ्लूइड आप कोई सा भी यूज करो, आपको जो परमिबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी मिलेगी। क्लियर हो गया इतनी सी बात। तो यूनिवर्सल कंपैरिजन के लिए ये बढ़िया हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, इसको यूज करने का और क्या फायदा है कि देखो जो भी आपने बोला कि देखो फ्लूइड है, फ्लूइड आपने डिफरेंट यूज किया है, तो फ्लूइड की डिफरेंट यूज करने की वजह से हमारे दो चीजों से निगलेक्ट मिल जाती है। जब हम एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो दो चीजों से हम उसको हटा सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहली बात विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी के साथ क्या होता है, टेंपरेचर। इन सब के इफेक्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ के जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, ना कि हमारे विस्कोसिटी वगैरह के उस पर डिपेंड करती है। समझ में आया आपको। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारी यूज होती है ऑयल या फिर गैस या फिर जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे इंजीनियर्स क्या करते हैं, के साथ यूज करते हैं ताकि जो हमारे सॉइल है या फिर जो रॉक है उनका जो स्ट्रक्चर है उनको समझ सके। समझ में आया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो भी मैंने यहाँ पे बात की आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मिलेगी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक परमिबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। एंट्रैप गैसेस के बारे में मैंने आपको बताई दिया, एयर कंटेंट बढ़ेगा, परमिबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई है, ब्लॉक करती है हमारे पाथ को। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी ये सेम चीज होती है। क्यों, देखो आपने पढ़ा है कि S प्लस AC जो है बराबर किसके होगा, 1 के, ठीक है। मैंने बोला एंट्रैप गैसेस है, यानी एयर वॉइड्स जो है वहां पे प्रेजेंट है। एयर वॉइड्स जो प्रेजेंट है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एयर वॉइड्स अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, परमिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन। लेकिन जो हमारी परमिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, सैचुरेशन के। सैचुरेशन बढ़ेगा, परमिबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो डिग्री ऑफ, तभी तो मैंने बोला था कि हम डार्सी लॉ में अजम्पशन यही है कि जो हम सॉइल यूज करेंगे वो फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए। पार्शियली सैचुरेटेड होगी, एयर वॉइड्स आएंगे, परमिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सैचुरेशन अगर कम होगा तो हमारा मैक्सिमम परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। फुली सैचुरेशन केस में हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम परमिबिलिटी मिलेगी, और जब सैचुरेशन कम होगा तो परमिबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। वही चीज यहाँ पे बताइए। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट हमारा जो भी है। सॉइल दूसरा आठवां क्या है हमारे पास कि इंप्योरिटीज या फिर एब्जॉर्ब केटाइंस के बारे में बोला गया। डेफिनेशन क्या है, सोडियम केटाइंस आयंस जो है कैन स्वेल क्ले, इंक्रीज द रेजिस्टेंस। स्वेलिंग क्ले की अगर जो स्वेलिंग ज्यादा होगी तो परमिबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, उस केस में रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब इंप्योरिटीज एब्जॉर्ब केटाइंस बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, तो बेसिकली ये हो रहा है कि जब इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है, इसमें और अच्छे से आपको समझने के लिए हेल्प चाहिए होगी। अब क्या होता है ना, जब भी पानी में मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, पानी है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया पानी। अब इस पानी में अगर प्रेजेंट होंगे हमारे क्या मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मान लो हमने बोला कि सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर हमारा कैल्शियम Na है या फिर कैल्शियम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से होगा क्या, हमारे जो क्ले के पार्टिकल्स है ना, मान लो ये क्ले के पार्टिकल्स है। अभी जो क्ले के पार्टिकल है ना, ये बहुत क्या करते हैं, आसपास की जो भी हमारी पानी की लेयर होती है ना, उस पानी की लेयर्स को बेसिकली क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब इस पानी की लेयर की छोटे होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पोर्स है ना वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। पोर्स गेट ब्लॉक्ड, ठीक है, पोर्स क्या हो जाते हैं, हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, पार्टिकल्स जो है हमारे जनरली जो है वो दूर दूर थे, लेकिन अब क्या हो गए, वो पास पास में आ गए। अब पास पास में आ गए, यानी जो हमारे पास वॉइड्स पहले बहुत ज्यादा था, अब वॉइड्स जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब इस वॉइड्स के कम होने की वजह से जो हमारा फ्लो है ना बेसिकली वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रुक जाता है, जिसकी वजह से मतलब रुक जाएगा, या फिर हमारा जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या डिक्रीज हो रहा है, परमिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यानी इन शॉर्ट में बोलूं, पानी में प्रेजेंस इन द मिनरल जैसे कि सोडियम या फिर कैल्शियम जैसे हमारे मिनरल्स प्रेजेंट की वजह से हमारी पोर्स ना ब्लॉक हो जाती है। अब ये हमारी जो हमारी डिफ्यूज लेयर होती है जनरली वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने की वजह से हमारे जो पार्टिकल्स है वो आसपास में आ जाएंगे और पानी को फ्लो करने के लिए जगह जो है वहां पे कम मिलेगी, जिसकी वजह से परमिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पहला केस जो कि मैंने आपको बोला, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि मिनरल्स जो है वो हमारी श्रिंक कर देते हैं, किसको, हमारी डबल लेयर्स को, यानी डिफ्यूज डबल लेयर्स जो होती है उन सबको हमारे क्या कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिड्यूस हो जाएगा क्या, रिड्यूस द स्पेस, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो रिड्यूस द वॉइड्स।
वॉइड्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। समझ में आई जो भी मैंने पॉइंट बताया। तो आप क्या बोल सकते हो कि इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी जो इक्वेशन है, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, Na पॉजिटिव है। अभी जो सोडियम है ये कॉज क्या करेगा हमको, डिप्रेशन कॉज करेगा, मतलब पार्टिकल जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पोर्स क्या होगा वहां पे ब्लॉक होगा। पोर्स की ब्लॉक की वजह से क्या होगा, परमिबिलिटी डिक्रीज होगी सोडियम की प्रेजेंस की वजह से। कैल्शियम जो है वो कॉज क्या करता है, देखो सोडियम क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है डिस्पर्जन को कॉज करता है कौन, सोडियम कॉज करता है। और हमारा जो कैल्शियम है वो क्या कॉज करता है, फ्लोकुलेशन, कॉजेज द फ्लोकुलेशन, जिसकी वजह से फ्लोकुलेशन की वजह से क्या हमारे पार्टिकल आसपास में आ जाएंगे। ये जो मैंने सब कुछ बताया ना, ये कैल्शियम के लिए बताया मैंने, क्लियर हो गया कि ये जो है फ्लोकुलेट कर जाएंगे, फ्लोकुलेट करने के बाद हमारा रिड्यूस कर देगा किसका, हमारा रिड्यूस कर देगा पोर्स के बीच का वॉइड्स को, और परमिबिलिटी को डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया आपको जो भी चीज मैंने बताई, ठीक है। तो यही जो है इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड आप क्या बोल सकते हो, इससे रिलेटेड आप स्ट्रेंथ वाइज भी बता सकते हो कि केटाइन के एब्जॉर्ब होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी परमिबिलिटी है, जो के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव सबसे पहली बात इसमें परमिबिलिटी आपकी हाई रहती है, यानी परमिबिलिटी यहाँ पे हाई रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस श्रिंकेज होती है, लेस श्रिंकेज की वजह से के पॉजिटिव जो है हाई रहती है। लेकिन अगर मैं Ca2 पॉजिटिव बोलूं ना, तो वो मैक्सिमम हमारा श्रिंकेज दिखाता है, मैक्सिमम श्रिंकेज जो है कौन दिखाता है हमारा, दैट इज द Ca2 पॉजिटिव मैक्सिमम श्रिंकेज दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे परमिबिलिटी जनरली क्या रहेगी, बहुत ज्यादा लो रहेगी। समझ में आया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि के पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद आपके पास आता है क्या, सोडियम, फिर उसके बाद आता है H, फिर उसके बाद आ गया आपके पास Ca2 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। इस पूरे सिनेरियो में आपको एक चीज ध्यान रखिए कि जो इसका वॉइड रेशियो है ना, वॉइड रेशियो जो है वो सेम रहना चाहिए, वॉइड रेशियो शुड बी सेम, ठीक है। अगर जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आती है, यानी आप क्या बोल सकते हो कि जब हम आपको श्रिंकेज के हिसाब से दिखाना है, तो जो हमारा के पॉजिटिव है सबसे कम दिखाता है, सोडियम उसके बाद दिखाता है, H उसके बाद दिखाता है, और हमारा जो Ca2 पॉजिटिव है वो सबसे ज्यादा श्रिंकेज दिखाता है। सबसे ज्यादा श्रिंकेज मतलब परमिबिलिटी सबसे कम, क्योंकि पोर्स सबसे कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया, इतनी जो भी मैंने बात बताई आपको, पार्टिकल्स क्लोज आ गए। दूसरा, अब मैं परमिबिलिटी को बताऊं तो परमिबिलिटी किस तरह से रहेगी, के सबसे ज्यादा रहेगी, सोडियम उसके बाद रहेगी, फिर H रहेगी, फिर उसके बाद क्या रहेगी, Ca2 पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया। परमिबिलिटी का उल्टा है बिल्कुल, है ना, परमिबिलिटी का उल्टा है। और यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि वॉइड रेशियो के सेम रहने की वजह से हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारी केटाइन एब्जॉर्प्शन इस तरह से होगी, ठीक है। तो इंप्योरिटीज क्या करती है, स्वेल कर देती है क्ले को, और वो इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस को। तो आप क्या रखोगे ध्यान कि स्वेल होगी, परमिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आया। Ca causes the maximum swelling, reduces the void ratio, cause the maximum swelling, बेसिकली Ca2 पॉजिटिव अगर जब वहां पे नहीं होगा तो हमारा क्या है, सोडियम जो है वहां पे ज्यादा करता है। तभी हम क्या करते हैं, जब भी हम डैम बनाते हैं तो डैम में सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा जो है Na पॉजिटिव वाला पानी जो है, नमक खारा पानी जो है इसमें डाल दो। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पोर्स रहेंगे उसमें जाके बैठ जाएगा हमारा क्या, Na2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमारी परमिबिलिटी कम हो जाएगी। और क्यों, क्योंकि डैम में हम नहीं चाहते कि हमारा डैम जो है खाली हो जाए। बस समझ में आया। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब फ्लोकुलेटेड, यानी जो मैंने बताया था कि भाई फ्लोकुलेटेड है और डिस्पर्स है, डिस्पर्स के लिए मैंने बताया था, ठीक है। सॉरी, जो फ्लोकुलेटेड है और जो हमारा फ्लोकुलेटेड इस तरह से है ना, और डिस्पर्स हमारा क्या इस तरह से। तो इन दोनों के केस में मैंने बताया था कि फ्लोकुलेटेड के केस में क्या होता है, हमारी हायर मिलती है परमिबिलिटी, और डिस्पर्स के केस में लोअर मिलती है, ठीक है। अफेक्ट्स द चैनल क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। बस यही चीज है, ठीक है। तो आपको परमिबिलिटी के बारे में सब कुछ पता लग गया, किस पे इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीडोमिनेंट क्या है, और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो परमिबिलिटी से रिलेटेड आप कुछ भी एसेशन रीजनिंग आपके क्वेश्चन आएंगे, आप मतलब अभी जाके लगा लो उनको, आप बिल्कुल इजीली आप उन सबको सारे क्वेश्चन को लगा सकते हो जो कि हमारे डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटिफाइड सॉइल। स्ट्रैटिफाइड सॉइल मींस जो भी हमारी लेयर सॉइल होती है, यहाँ पे सैंड रख दी, यहाँ पे क्ले रख दी, यहाँ पे कोई और सॉइल रख दी, यहाँ पे वो सॉइल रख दी। अब इनसे रिलेटेड हम परमिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं परमिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रैटिफाइड सॉइल क्या बोलना चाह रहा है। जब सॉइल एक लेयर्ड में हो, एग्जांपल जैसे कि क्ले हो गया, फिर सिल्ट हो गया, फिर हमारा सैंड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज अ स्ट्रैटिफाइड सॉइल बोलेंगे। समझ में आया। परमिबिलिटी वेरीज फ्रॉम लेयर टू लेयर। जो हमारी लेयर टू लेयर है ना, वहां पे परमिबिलिटी जो वेरी करती है, क्ले के लिए अलग होगी, सिल्ट के लिए अलग होगी, और सैंड के लिए अलग होगी। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द लेयर्ड इफेक्ट द ओवरऑल परमिबिलिटी विल बी। ये हमारे से सर्टिफाइड सॉइल में ना परमिबिलिटी फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं कि लेयर्ड सॉइल में परमिबिलिटी अगर जब मैं फाइंड आउट करनी तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्लो जब हमारा पैरेलल होगा बेडिंग प्लेन के, बेडिंग प्लेन मींस टू से कि अगर जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी सॉइल इस तरह से और फ्लो हमारा इस तरह से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा बेडिंग प्लेन हो गया। मींस टू से हमारा फ्लो जो है यहाँ से लेकर यहाँ को फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बेडिंग प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। और वर्टिकल फ्लो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हमारा ये बेडिंग प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, हमारा फ्लो हो रहा है। यानी ऊपरली साइड या फिर निचली साइड को हमारा अगर फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल फ्लो होगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी। वाटर फ्लो अलोंग द लेयर, ईच लेयर ऑफर्स इट्स ओन रेजिस्टेंस, यानी हर लेयर जो है वो अपनी अपनी रेजिस्टेंस जो है शो करती है इन द केस ऑफ अ परमिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखते क्या बोलना चाह रहा है। स्ट्रैटिफाइड सॉइल का हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा करेंगे, देख लेते कौन सा वाला कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे 3 लेयर ऑफ सॉइल देख लिया, 3D में डायग्राम बना रखा है। आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारी पहली है ना, यहाँ पे देखो ये वाली, एक तो हमने कलर कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है। दूसरी कौन सी होगी, हमारी ये वाली लेयर होगी। और तीसरी कौन सी होगी, ये वाली लेयर होगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, 3 लेयर्स देखने को मिल रही है। तो 3 लेयर्स है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सॉइल की परमिबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ईच लेयर विल हैव अ डिफरेंट परमिबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारी ये फर्स्ट सॉइल है, फर्स्ट सॉइल की जो परमिबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी, सेकंड सॉइल की परमिबिलिटी भी डिफरेंट होगी, और थर्ड सॉइल की परमिबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो एक दूसरे के साथ जो है वेरी करेगी। क्लियर हो गया। दूसरा, इन सॉइल्स की अपनी अपनी एक डेप्थ है। आपको दिख रही है यहाँ पे H1, यहाँ पे इस वाली सॉइल की अपनी है, दैट इज द H2, और इस वाली सॉइल की अपनी एक डेप्थ है, यानी H3 है। क्लियर हो गया, डेप्थ के बारे में पता लग गया। यहाँ पे एक हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, हेड लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फ्लो होगा ना, यहाँ पे जनरली अगर जो मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ में ही बना देता, मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उल्टा ट्रायंगल भी यहीं पे है, तो कोई भी फ्लो नहीं होता। ये चीज जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखी है कि फ्लो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। तो इस केस में फ्लो होगा। पहली चीज, फ्लो हमारा यहाँ पे पॉसिबल है। फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, और यहाँ से
पानी जो है यहाँ से निकल रहा है। क्लियर हो गया? तो इन तीनों लेयर्स से क्या हो रहा है, हमारा पानी जो है जा रहा है, यहाँ से भी जाएगा, नीचे वाली सॉइल से भी जाएगा, तीनों से लेयर से जा रहा है। क्लियर हो गया? अब बेडिंग प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला हमारा बेडिंग प्लेन हो गया। दिस इज द बेडिंग प्लेन। जहां पे भी सॉइल रखी है ना, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, बेडिंग प्लेन में से किसका बेड कहां पे, ये है इसका बेड। ठीक है, अब इस बेडिंग प्लेन के जो फ्लो है वो क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। वो चीज आपको दिख रही होगी कि पैरेलल फ्लो। तो हम क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है कि वर्टिकल फ्लो है? ये हॉरिजॉन्टल फ्लो का केस है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में हेड लॉस जो है HL है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी मैं सॉइल की लेंथ बताऊं तो लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है। क्लियर हो गया? परमेबिलिटी डिफरेंट है, हाइट इसकी डिफरेंट है। क्लियर हो गया? क्या यहाँ पे डिस्चार्ज भी डिफरेंट होगा, क्या डिस्चार्ज एक सा होगा? बताओ मुझे। जब भी हम बात करते हैं जैसे हमने बात की यहाँ पे पैरेलल, अब पैरेलल के केस में क्या हो रहा है कि हमारा पानी जो है यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो हर जगह से जो है वो डिफरेंट हर जगह से यहाँ का डिस्चार्ज अलग होगा, है ना? इस सॉइल की रेजिस्टेंस अलग है तो इस सॉइल का डिस्चार्ज अलग होगा, इस सॉइल की रेजिस्टेंस अलग है तो इस डिस्चार्ज, जब इसका परमेबिलिटी अलग है तो इसका डिस्चार्ज भी अलग होगा, इसका परमेबिलिटी भी अलग है तो इसका डिस्चार्ज भी अलग होगा, और परमेबिलिटी अलग है तो इसका डिस्चार्ज भी क्या होगा, अलग होगा। क्लियर हो गया? तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा, यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 विल बी द डिस्चार्ज, यानी इसका डिस्चार्ज जो है तीनों सॉइल में जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें क्या करना है, ये मान लो इस तरह से है ना, जिस तरह से आपने पढ़ा है, तो जैसे मान लो हमने करंट में पढ़ते थे, तो ये जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस मिलती थी, है ना, बीच में रेजिस्टेंस मिलती थी, मान लो I जो है करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, यानी R1 है, R2 है और R3 है। इन सब 3 रेजिस्टेंस से होके यहाँ से जो भी हमारा करंट निकलता था, क्या वो करंट डिफरेंट होता था कि सेम होता था? बताओ मुझे। तो यहाँ पे जो हमारा करंट होता था वो डिफरेंट होता था। तो हमें करना क्या है, हमें इस केस में करना क्या है, हम चाहते हैं कि इस केस में जो भी हम ये 3 हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं ना, हम इसको एक से रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जो हमारे 3 रेजिस्टेंस है, हम इसके बराबर का एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 3 डिफरेंट परमेबिलिटी है, हम क्या चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ एक K से रिप्रेजेंट करें, K1 K2 K3 से हम इसको रिप्रेजेंट ना करें, हम सिर्फ K1 से ही रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन तीनों को हटा के ये जो तीनों अलग अलग परमेबिलिटी शो कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक केस से इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले केस। दूसरा, अब मुझे बताओ कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो तीनों सॉइल के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? बताओ। अब ये जो बात है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर मैं फर्स्ट के लिए बोलूं तो इसका हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस इसका HL होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ L होगी। I2 अगर जो मैं बात करूं तो I2 के लिए हेड लॉस क्या होगा, HL होगा, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ इतनी कवर कर रहा है ना, पानी जो है यहां से लेकर यहां तक फ्लो कर रहा है, तो लेंथ कितनी कवर कर रहा है, L कर रहा है, तो इसके लिए हेड लॉस क्या होगा, दैट इज आल्सो HL। HL इसका हेड लॉस रहेगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, वो L है, तो हम आई कैन से कि I2 भी ये रहेगा, I3 क्या है, HL अपॉन L। यानी इन तीनों केसेस में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम पैरेलल के केस में देख रहे हैं तो पैरेलल के केस में हमारे पास क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा डिस्चार्ज डिफरेंट होगा, है ना, हमारा डिस्चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, और सेम क्या होगा, डिस्चार्ज जो है हमारा डिफरेंट होगा, और I विल बी सेम। क्लियर हो गया? I विल बी सेम, और इस केस में हेड लॉस भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका HL जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, HL भी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों डिफरेंट रहता है, किसमें रहता है, I सेम रहता है, किसमें रहता है, हेड लॉस सेम रहता है, किसमें रहता है। इतना चीज समझ में आई? ये 3D का डायग्राम है। 2D डायग्राम में आप इस तरह से देख सकते हैं कि देखो हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है वाटर, ये 2 उल्टे ट्रायंगल है, 2 उल्टे ट्रायंगल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से पानी जो है फ्लो करेगा। पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हर एक सॉइल की, हर एक लेयर सॉइल की अपनी परमेबिलिटी है, इसको रिप्लेस करके हमको एक सिंगल परमेबिलिटी से शो करना है, अलग अलग डेप्थ है। अब इस डेप्थ में हमें क्या देखना है कि हमारा जो फ्लो हो रहा है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज मतलब आपको पता ही है कि जब हम बात कर रहे हैं, देखो इनसे निकलने वाला जो भी हमारा डिस्चार्ज है Q2 है या फिर Q3 है, इन तीनों केसेस में जो हमारा Q की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, ये चीज आपको पता है। लेकिन ये Q की ये टोटल Q कितना हो जाएगा, यहां से जो निकलेगा हमारा Q वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 के बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 4-5 लेयर और जोड़ दो तो वो हो जाएगा। तो आई कैन से कि इस केस में जब हम बात करें किसकी, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में जब हम बात करें, ऐसे लिखो, इंग्लिश में लिख दो इसको ऐसे कि हमारा केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 हमारा ये है कि जब हम देख रहे हैं परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी देख रहे हैं हम इन द केस ऑफ पैरेलल, है ना, टू द बेडिंग प्लेन, यानी के हम क्या देख रहे हैं उस टाइम पे, के पैरेलल देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम के देख रहे हैं, कौन सा केस है ये, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल, पहले अरेंजमेंट ऑफ सॉइल में देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हम अगर जो Q1 को देखें तो Q1 क्या होगा, विद अकॉर्डिंग टू द डार्सी, तो उसका K1 अलग हो जाएगा, I इसका ये रहेगा, और इसका एरिया क्या रहेगा, दैट इज द A विल बी द एरिया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है 3D में क्यों बनाया, सबसे पहली बात, जब हम बात करें ना एरिया की, तो एरिया क्या होता है हमारा, विड्थ इनटू थिकनेस होता है ना। तो जो इसकी विड्थ है बेसिकली, जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस क्या है यहाँ पे, H1 है, H2 है, H3 है, ये सब क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी। लेकिन इसकी विड्थ क्या है, विड्थ हमने यहाँ पे अज्यूम किया यूनिट विड्थ, क्या यूज़ किया है, यूनिट विड्थ हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यूनिट विड्थ हो जाएगी, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बराबर किसके, H1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया विल बी इक्वल्स टू, मतलब A1 अगर हम देख रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपको पता है ना, डिस्चार्ज Q2 क्या हो जाएगा, K2 I, और यहाँ पे A2 आ जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा हमारा, K3 I, और हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जब हम टोटल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो टोटल डिस्चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल डिस्चार्ज, ठीक है, टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज उस केस में क्या हो जाएगा, Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है।
है ना, प्लस सो ऑन। अगर जो कोई भी आपने ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 जो है इसकी टोटल डिस्चार्ज है, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू हमने कहां से निकाला, उससे निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हो, तो जो हमारा डिस्चार्ज होगा, जो टोटल डिस्चार्ज हमारे को किसका निकालना है, पहले का केस का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और एरिया तो हमारा विड्थ तो हमारी क्या है 1 है, और थिकनेस क्या है हमारी, विड्थ हमारी 1 है, और थिकनेस क्या है हमारी, थिकनेस है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, मतलब इसको अभी हम एरिया से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम अभी एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। एरिया लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज डाल दो, जैसे कि K1 और आई से हम बाहर निकाल सकते हैं ना, आई तो सब में कॉमन है, K1 इंटू A1 प्लस K2 इंटू A2 प्लस K3 इंटू A3 प्लस सो ऑन, ठीक है। इतना समझ में आया। आई दोनों केस में सेम है, क्लियर हो गया। मैंने ये चीज आपको बता रखी है। तो आई कैन से कि K एवरेज जो है मल्टीप्लाई बाय एरिया वाला, एरिया चलो यहीं रखते हैं। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं कि K1 मल्टीप्लाई बाय A1 की जगह पे क्या आएगा, एरिया जो है दैट इज इक्वल टू H1, एरिया 1 जो होगा H1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, A2 क्या होगा H2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, और ऐसे ही सो ऑन। तो यहाँ पे K1 H प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस सो ऑन, क्लियर हो गया इतने से बात जो भी हमने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि K एवरेज K पैरेलल विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, इन सब के बराबर है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास एरिया है वो क्या है, एरिया 1 तो आपको पता ही क्या है, एरिया क्या है बेसिकली हमारी विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, क्लियर हो गया, विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। लेकिन हम ओवरऑल एरिया की बात करें तो ओवरऑल एरिया में थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी, विड्थ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और थिकनेस क्या हो जाएगी जो H है, H टू द बेस I का होल समेशन, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड हो जाएगा ना, जैसे H1 भी ऐड हो गया, H2 भी ऐड हो गया, H3 भी ऐड हो गया, वो किसके बराबर है हमारे HI के बराबर है ना, H के बराबर है, टोटल H के बराबर है। तो वो जो पूरा टोटल है वो इस तरह से ना लिख के हम समेशन HI की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख लो H1 प्लस H2 तीन ही तो है ना, H3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एरिया किसमें बदल जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 में बदल जाएगा, क्लियर हो गया इतना। तो आई कैन राइट कि K पैरेलल विल बी इक्वल्स टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3, क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया K पैरेलल, यानी पैरेलल के अरेंजमेंट में जो हमको पैरेलल के अरेंजमेंट में जो भी हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, क्लियर हो गया। इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट समीशन KI मल्टीप्लाई बाय HI डिवाइडेड बाय समीशन हमारे पास क्या आ जाएगा HI, ये चीज मैंने यही बताई ना, समीशन HI लिख सकते हैं। तो K पैरेलल के केस में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे कि K एवरेज बताओ, ये होता है K पैरेलल बताओ हमें, है ना, या फिर ऐसे बोलते हैं K एवरेज पैरेलल हमें बताओ। तो वो क्या होगा बेसिकली, आपने क्या कर दिया, जो आपके पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है उससे आप एक रेजिस्टेंस है उसे चेंज कर दिया, मतलब अगर करंट के फॉर्म में बताऊं, अदरवाइज यू कैन से कि 3 डिफरेंट सॉइल थी, इनका डिस्चार्ज डिफरेंट था, लेकिन जब हमने उसको एक प्रोबेबिलिटी में चेंज किया तो हमें उसे चेंज करने के लिए ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब, जब हमारा फ्लो जो है बेडिंग प्लेन के हॉरिजॉन्टल होगा, बेडिंग प्लेन के पैरेलल होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये किसके लिए है हमारे पास, दैट इज द K पैरेलल के लिए, ठीक है, K पैरेलल के केस में। ऐसा ही हमारा क्या रहेगा K वर्टिकल के केस में, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन होगा, परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो रहा है, लेकिन फ्लो अब हो कहाँ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर को हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये हायर हेड है, ये लोअर हेड है, टोटल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, टोटल हाई हेड यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगी, क्लियर हो गया। तो आई कैन से कि इस केस में जो हमारा फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो डिफरेंट परमेबिलिटी रहेगी, डिफरेंट हाइट रहेगी। अब मुझे बताओ क्या इसका डिस्चार्ज सेम रहेगा, या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या फिर आप क्या बोलो HL जो है क्या वो डिफरेंट रहेगा, बताओ मुझे, क्या वो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, या सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा। तो जब भी आप इसको देख रहे हो ना Q या फिर IHL को, तो आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए देखना पड़ेगा हेड लॉस, डिफरेंट हेड लॉस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी जो लेयर्ड सॉइल है इसमें अगर आप हेड लॉस देखोगे तो वो क्या है, डिफरेंट है फॉर द ईच सॉइल। आप अगर हेड लॉस निकालोगे ना तो वो डिफरेंट निकलेगा। जैसे कि फॉर द फर्स्ट केस के लिए अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल हेड लॉस कितना है, यहाँ पे ओवरऑल हेड लॉस तो यहाँ पे HL है ना, ओवरऑल हेड लॉस यहाँ पे HL है। और अच्छा लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ तो सेम है, लेंथ इज द सेम, पहले से लेंथ लेकर सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पीजोमीटर लगाओगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इनका जो डिफरेंट इनका जो हेड लॉस है वो डिफरेंट है। तो जिसका HL डिफरेंट होगा उसका I भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इतनी चीज तो आपको रिलेशन से ही पता लगती है, दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ सेम है पर HL जो है वो डिफरेंट है। इस सॉइल के लिए, फर्स्ट सॉइल के लिए देखोगे, 2 सॉइल के लिए देखोगे, 3 सॉइल के लिए देखोगे तो डिफरेंट आएगा। तो फर्स्ट सॉइल के लिए जो हमारे पास हेड लॉस आएगा दैट कैन बी HL3 लिख सकते हैं, दूसरी के लिए कितना आ जाएगा HL2 लिख सकते हैं, और थर्ड वाली के लिए क्या आ जाएगा HL1 लिख सकते हैं। तो डिफरेंट हेड लॉस है, इस वजह से यहाँ पे हमारा जो I है वो क्या होगा I1 I2 और I3 रहेगा, ठीक है, डिफरेंट हमारा हेड लॉस रहेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमारा जो डिस्चार्ज है वो सेम रहेगा। तो Q जो है यहाँ पे सब में ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ से निकलने वाला Q जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई कैन से कि Q विल बी सेम, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है ना, Q विल बी द सेम और हाइड्रोलिक डिफरेंस जो है वो डिफरेंट रहेगा। इतनी चीज समझ में आपकी जो भी मैंने बोला। दूसरा, इसके पीछे कितना है, यूनिट विड्थ है, तो आई कैन से कि इसका विड्थ कितनी होगी, यूनिट होगी। तो एरिया में हमारे को क्या लिखना है, सिर्फ H1 लिखना है, क्लियर हो गया। जो भी एरिया है उसमें H1 H2 वगैरह ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है। और अब इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं बोलूं टोटल हेड लॉस कितना होगा, टोटल हेड लॉस कितना होगा, तो टोटल हेड लॉस अगर जो हम HL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और HL जो है वो डिफरेंट है फॉर एवरी सॉइल, सो आई कैन से कि HL1 प्लस HL2 प्लस HL3 जो है हमारा क्या रहेगा, हेड लॉस रहेगा, टोटल हेड लॉस रहेगा, ठीक है। एज पर डार्सी लॉ जो हमारे पास Q होगा वो किसके बराबर होगा,
के एवरेज परपेंडिकुलर के केस में मल्टीप्लाई बाय आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को किस तरह से लिख सकते हैं, एच एल अपॉन लेंथ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एच एल लिख देंगे, अभी एच एल लिखते हैं ना, ओवरऑल लिखते हैं, ठीक है, एच एल लिखते हैं सिर्फ, एच एल डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ तो क्लियर होगी, अभी किसका है पूरा टोटल का केस है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। या फिर आप क्या लिखो इसको ओवरऑल, अगर आपको लिखना ही है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि देखो के एवरेज मल्टीप्लाई बाय ये हो गया, चलो इसको हम बाद में रखेंगे, नहीं यही लिख देते हैं, ठीक है, कि क्यू विल बी इक्वल्स टू के एवरेज परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या है ऊपर हेड लॉस है, आई कैन से हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फ्लो, मतलब हमारे जो फ्लो की लेंथ है वो कौन सी है, क्या वो यहाँ को फ्लो ये पूरा फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, वो कौन सा वाला फ्लो कर रहा है, ये वाला फ्लो कर रहा है कि नहीं, हमारा पानी जो इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो आई कैन से कि अलग अलग हमारा लेंथ है ना, ये वाला पानी यहाँ तक इतना फ्लो कर रहा है, फिर ये इतना फ्लो कर रहा है, फिर इतना फ्लो कर रहा है। पहले के केस में क्या था, बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग ही हमारा क्या था फ्लो था, तो बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग ही फ्लो था, तो हमारा फ्लो जो है वो एल डिस्टेंस को कवर अप कर रहा था। लेकिन अब एल डिस्टेंस को कवर थोड़ा कर रहा है, अब कितने डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है, H1 H2 H3 को कवर अप कर रहा है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, समीशन एच आई, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया में क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अगर मुझे एरिया लिखना, चलो एरिया लिखते हैं यहाँ पे, है ना, एरिया विल बी एरिया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एच एल की फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, नीचे ले आऊं एरिया मल्टीप्लाई बाय ऊपर के एवरेज नीचे आ जाएगा, के एवरेज परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं पे लिखता हूं एच आई समीशन आई, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं इसको, मल्टी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू एचएल के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो एचएल के बराबर एक तो हमारी ये होगी फर्स्ट इक्वेशन कि एचएल के लिए हमने निकाल दिया। अब हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल डिस्चार्ज को देखते हैं। अगर इंडिविजुअल लेयर्स में जो हम डिस्चार्ज देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज जो है वो सेम रहेगा, तो बात करूं तो फिर यहाँ पे हेड लॉस क्या हो जाएगा, HL1 विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी हमारा जो H1 है डिवाइडेड बाय K1, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसको। इसी तरह से HL2 के लिए भी लिख दो और इसी तरह से HL3 के लिए भी लिख दो, Q अपॉन A मल्टीप्लाई बाय H2 डिवाइडेड बाय K2 HL3 विल बी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन द एरिया मल्टीप्लाई बाय हमारा जो भी डेप्थ रहेगा डिवाइडेड बाय उसकी जो भी परमिबिलिटी रहेगी। क्लियर हो गया। तो अगर मैं HL को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो HL क्या है, HL इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H3, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, है ना। जो हेड लॉस है वो डिफरेंट है इस केस में। तो इस पूरे सिनेरियो में यहाँ पे आपने देखा है ना कि हेड लॉस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक लेंथ जो है, एक तो सबसे पहली बात जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है HL जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हेड लॉस डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट रहेगा। बेशक आपकी लेंथ जो है वो लेंथ आपकी सेम नहीं है इस केस में, ठीक है। लेंथ मैंने बोला था ना पहले, लेंथ सेम है, गलत बोल रहा था मैं उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, वो वर्टिकल हो रहा है। तो फ्लो जब वर्टिकल हो रहा होगा इस केस में, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी उस केस में, H1 H2 H3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी जो वो ट्रैवल कर रहा है, H1 प्लस H2 प्लस H3 लिख सकता हूं मैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि HL को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं HL की पूरी वैल्यू लिख दूंगा जो कि भी मैंने निकाली, Q अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय समीशन HI डिवाइडेड बाय K एवरेज परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यूज डाल दो, Q अपॉन A को कॉमन ले लो, बाकी सबको ऐसे लिखो, H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। क्लियर हो गया, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे करो, इसमें एरिया भी अंदर, चलो इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि Q1 से QA जो कट जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो आप एक साथ लिख लो, जैसे कि K एवरेज को ऊपर ले आओ, इन सबको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, K एवरेज परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ऊपर क्या बचेगा, समीशन HI होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3 प्लस सो ऑन। अगर जी बहुत सारी सॉइल्स होगी तो उसमें से आप H4 भी कर सकते हो अपॉन K4 भी कर सकते हो। समझ में आया आपको किस तरह से मैंने बताया। तो इन दोनों फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूं, पूरी इक्वेशन आपको समझ में आ गई ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब फ्लो पैरेलल होगा तब हम उसको हॉरिजॉन्टल फ्लो बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसा, ठीक है। हमको सिर्फ यही दिया जाएगा क्वेश्चन में कि पैरेलल है टू द बेडिंग प्लेन या फिर परपेंडिकुलर है टू द बेडिंग प्लेन, बस यही आपको चेक करना है सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, परमिबिलिटी पैरेलल होगा बेडिंग प्लेन के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि क्यू डिफरेंट रहेगा, आई क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको बता दिया क्यों रहेगा। KH क्या होगा हमारा, दैट इज द परमिबिलिटी इन KH यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपको मैंने बता दिया। समीशन क्या है यहाँ पे, समीशन KI डिवाइडेड बाय H विल बी दिस, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है कि वेटेड एवरेज, वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको, मोर डोमिनेटली बाय द हाई परमिबिलिटी लेयर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है यहाँ पे कि जो हमारा K पैरेलल रहता है वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू K परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। ये ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि देखो जब भी हमारा फ्लो होगा ना, फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल के केस में देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सॉइल है और यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक सॉइल से हमारा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब आपको देखने को मिलेगा कोई भी ज्यादा सॉइल में वो सेम रेजिस्टेंस रहेगी, इसमें रेजिस्टेंस जो है वेरी नहीं कर रही है, तो परमिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी इस सॉइल के लिए। दूसरी सॉइल में भी आपके पास क्या रहेगा, यहीं से परमिबिलिटी रहेगी यानी K2 रहेगा, यहाँ से भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, K3 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी अपनी सॉइल से पास कर रहे हैं, यानी इनको सेम लेंथ कवर अप करनी है, लेकिन सिर्फ अपनी ही सॉइल से कवर अप करनी है। क्लियर हो गया। तो मैंने एक और चीज बोली थी कि जब हम देखते हैं क्या, फॉर एग्जांपल हमने परपेंडिकुलर के केस में देखा तो फ्लो
हमारा यहाँ को हो रहा है ना, फ्लो हमारा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। अब उसने क्या किया कि एक साइड यहाँ से क्या, पहली सॉइल से क्या यहाँ की परमिबिलिटी को झेला, दूसरी सॉइल से क्या तो यहाँ की परमिबिलिटी को झेला, तीसरी सॉइल से क्या फिर यहाँ की परमिबिलिटी को झेला। तो यहाँ पे डिफरेंट परमिबिलिटी के साथ डिफरेंट जो सॉइल की हमारी रेजिस्टेंस है उसके साथ उसे केटर करना पड़ रहा है, उस सबको केटर करना पड़ रहा है। दैट इज वाई जो हमारा पैरेलल का केस है या फिर परपेंडिकुलर का केस है, पैरेलल के केस में हमको परमिबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर। आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या रेल में खड़े हो, तो जब भी आप ट्रेन में खड़े होते हो तो आपको देखा कि आप सीधे बिल्कुल आराम से जा सकते हो, लेकिन मान लो कि यहाँ से सीधे से आपने इधर से मुड़ना और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको पहले उन सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबकी रेजिस्टेंस को हटाना, उनको धक्का देना पड़ेगा, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। वही चीज जो है सेमली क्या होती है, सॉइल के साथ भी होती है। आप हॉरिजॉन्टली एक ही सॉइल में जाने में इतनी ज्यादा परमिबिलिटी को रेजिस्टेंस नहीं मिलती जितनी की दूसरी सॉइल से भी कवर अप करने पे उसकी रेजिस्टेंस मिलती है। दैट इज वाई के पैरेलल जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको जनरली समझ लो आप, इस तरह समझो कि के पैरेलल जो वो ज्यादा होगा, यानी परमिबिलिटी इन द पैरेलल केस विल बी मोर देन इन द परपेंडिकुलर केस। समझ में आपको ये दोनों पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको डिफिकल्ट है। डोमिनेटेड बाय लेस परमेबल लेयर, लेयर्स वाटर हैज टू पास थ्रू ईच लेयर इन द सीरीज टेक अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। और वाटर फ्लो इजीली अलोंग मतलब सेम लेयर से, मोर डोमिनेटली इन हाई परमेबल लेयर, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको। के एवरेज किस तरह से होता है, के एच क्या होता है, अभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमको, द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, यानी के की वैल्यू पूछ रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन होता है हमारा के, अगर जब मैं बताऊं डार्सी लॉ से, सो क्यू इज इक्वल्स टू के आई ए विल बी द, हमारी डार्सी लॉ होता है ना, क्यू अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको बोल सकते हैं हम डार्सी वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो सिंपली इसे v की तरह रिप्रेजेंट करो। ये चीज मैंने आपको बताई है, डिवाइडेड बाय i विल बी इक्वल्स टू k, है ना। अगर आप रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा, i भी नीचे आ जाएगा, लेकिन q अपॉन a को मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं, और i यहां पे आ जाएगा, यानी k को मैं क्या लिख सकता हूं, डार्सी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इस फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्या आप इसको कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, इससे नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डिस्चार्ज वेलोसिटी अंडर अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या सीपेज प्रेशर पर यूनिट, नहीं, वीएस पर यूनिट एरिया, नहीं, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या कैपिलराइज होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर विल बी डिस्चार्ज पर यूनिट, देखो डिस्चार्ज वेलोसिटी, या फिर आप डार्सी वेलोसिटी बोलो या डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलो, एक ही बात होती है, अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर हम के को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और के जो है दैट इज इक्वल टू डार्सी वेलोसिटी, है ना। इसी वजह से तो हमारे पास इसकी यूनिट्स आती है, यूनिट्स क्या होती है के की, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, है ना, जो हमारी वेलोसिटी की होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के इन एसआई यूनिट्स, इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। अभी हमने बताया किस तरह से, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डार्सी लॉ जो है वैलिड है। अच्छा, डार्सी लॉ वैलिड कब होता है, सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेनॉल्ड्स नंबर जब लेस देन 1 रहेगा तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, फ्लो लेमिनार फ्लो रहेगा। और इंपॉर्टेंट ही क्या है, हमें इंश्योर क्या करना पड़ता है कि डार्सी लॉ तभी वैलिड होगा अगर हमारा लेमिनार फ्लो होगा। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाता है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए डार्सी लॉ जो है वो क्या नहीं होता है, वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड। तो आपको क्या चाहिए कि हमारा फ्लो जो है वो लेमिनार क्या रहे, वो लेमिनार फ्लो रहे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो किस किस के लिए बेस्ट होगा वो यूज करना, वैलिड किस किस के लिए होगा, क्या ग्रेवल के लिए वैलिड होगा, क्या कोर्स सैंड के लिए वैलिड होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, मैंने क्या बताया था कि लेमिनार फ्लो इंश्योर कब होता है, जब हमारी परमिबिलिटी क्या रहती है, लो परमिबिलिटी रहती है ना, इस वजह से हमारा लेमिनार फ्लो कम रहता है, सॉरी इस वजह से रेनॉल्ड्स नंबर कम रहता है और लेमिनार जो है हमारे पास फ्लो रहता है। तो यही चीज कहां पे, ये चीज मैंने बोलती सूटेबल किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ फाइन सॉइल के लिए सूटेबल है, सिर्फ और सिर्फ फाइन सॉइल के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर है, कौन से, सिल्ट भी है और क्ले भी है, दोनों राइट आंसर है। लेकिन आप कौन सा वाला चूज करोगे, अगर जो क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ही चूज करना है तो आप डेफिनेटली क्या चूज करोगे, क्ले चूज करोगे। क्यों, क्योंकि सिल्ट और क्ले में सबसे लो परमिएबल कौन है, सिल्ट है, सॉरी क्ले है लो परमिएबल। सिल्ट क्या है, थोड़ा सा सिल्ट में जो है पानी जो है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, लेकिन क्ले में जो है वो रिलेटिवली सिल्ट के बहुत ज्यादा कम फ्लो करेगा। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो सिल्ट और क्ले में से क्ले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैलिड रहेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो परमिएबिलिटी। क्लियर हो गया, तो क्ले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ओवरऑल क्या याद रखना है कि फाइन सॉइल के लिए वैलिड होगा हमारा डार्सी लॉ। समझ में आया सारा पॉइंट जो भी बताया मैंने। डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, हमारा लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है, पहला पॉइंट। ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए हमारा वैलिड है। दूसरा क्या है कि जो भी हमारा फाइन सॉइल है इन्हीं के लिए क्या रहता है, ये वैलिड रहता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच सॉइल विल हैव द हाईएस्ट परमिबिलिटी, किसकी सबसे ज्यादा होगी, क्या वो क्ले की होगी, नहीं, क्ले की तो लो होती है। फाइन सैंड की होगी, नहीं, फाइन सैंड मींस टू से कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है सैंड के, तो नहीं, वहां पे भी नहीं होगी। मीडियम सैंड की, नहीं, इसकी भी नहीं होगी, इसकी होगी, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रेवल जो है इसकी परमिबिलिटी क्या रहेगी, वो लेस ही रहेगी, यानी ग्रेवल की क्या रहेगी, हमारी हाईएस्ट परमिबिलिटी रहेगी इन सबके कंपैरिजन में। तो राइट आंसर आपको पता है कौन सा है, द फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ सॉइल सैंपल हैज द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं रखी, यहाँ पे लिखिए k विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यही होती है ना इसकी हमारी यूनिट्स फॉर द परमिबिलिटी। और क्या साथ में दे रखा है, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी I की वैल्यू दे रखी है इज 0.5, द
क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की बात की है, ए विल बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में डिस्चार्ज क्या होता है? तो इन सब का रिलेशन क्या है? डार्सी लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि डार्सी लॉ सेज दैट कि डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू द परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय द एरिया। क्लियर हो गया? वही हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू होगी। तो Q विल बी इक्वल्स टू क्या है? 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर हो गया? तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से मैं एक लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर, एक पॉइंट यहां से आ गया तो यहां पे एक ऐड हो जाएगा तो -5। ठीक है? डिस्चार्ज विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना? इसकी यूनिट होती है डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम पर टाइम, है ना? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था लिखा हुआ हमारे पास? ऑप्शन 5 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा, या फिर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा, या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। और सबकी यूनिट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? द फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब पर सेकंड विल बी द डिस्चार्ज वैल्यू। समझ में आया किस तरह से निकालना है? तो अकॉर्डिंग टू एलन हैजन एम्पिरिकल फॉर्मूला, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी के की बात की है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द सैंड सॉइल इज गिवन एज, यहां पे ऑप्शन है के इज इक्वल्स टू सी डॉट डी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है? डी 10 का स्क्वायर, और यहां पे भी और यहां पे भी। अब यहां पे वैल्यूज कैसे दे रखी है? सी मल्टीप्लाई बाय डी 60 का स्क्वायर, इसकी कितनी दे रखी है? अंडर रूट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय डी 10 दे रखी है, या फिर बोल रखा है सी डिवाइडेड बाय डी 10। तो बताओ इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हमने एलन हैजन की इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था? जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उसको हम किस तरह से निकालते हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय डी 10 का स्क्वायर, ये लिखा था, है ना? और मैंने बोला था कि सी की वैल्यू जो है वो 100 से लेकर 150 तक वेरी करती है। लेकिन मैंने क्या बोला था? जो हमारी क्लीन सैंड होगी या फिर जो हमारी सैंड होगी, सैंड के लिए सी की वैल्यू क्या थी? दैट इज द 100। तो यहाँ पे 100 कैन बी रिप्लेस्ड विद द सी डी 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एलन हैजन की इक्वेशन और हमारा राइट आंसर भी। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एलन हैजन की मैंने बता दी थी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे? जो ही हमारे देखो मीटर पर सेकंड लिख दो आप यहाँ पे, मीटर पर सेकंड, या फिर अगर जो सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? इसी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या? इफ द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर एंड द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी फॉर द फ्लो इन अ 2D एंड आइसोट्रोपिक सॉइल विल बी इक्वल्स टू, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे बोला कि इफ द, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि हमारे को दे रखी है के हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 टू द पावर -4, और के की क्या रहती है? मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमको वैल्यू दे रखी है। ठीक है? और एक दे रखी है के वर्टिकल की, के वर्टिकल के लिए क्या दिया होगा? 1 - 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि जो हमारा के इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट है, उसकी क्या परमेबिलिटी रहेगी? तो के इक्विवेलेंट की, ओह मैंने आपको शायद ये वाला नहीं कराया होगा। जो के इक्विवेलेंट होता है ना, के इक्विवेलेंट होता है दैट इज द अंडर रूट ऑफ के हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय के वर्टिकल। ये रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है? इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप आपको पता लगे। यहाँ पे ऑप्शन होंगे, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, या फिर अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -4। इस तरह से लिखा होगा। सी हमारे पास क्या लिखा होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी की वैल्यू कितनी दे रखी होगी हमारे को? सी की वैल्यू दे रखी होगी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड रहती है, जैसे इसकी यूनिट परमेबिलिटी की। और डी का ऑप्शन क्या दे रखा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है? इस तरह से मैं आपको अगर जो ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी फॉर द 2D एंड आइसोट्रोपिक सॉइल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? के इक्विवेलेंट विल बी अंडर रूट ऑफ के हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय के वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? इसकी वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर हो गया? इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे तो देखो 10 टू द पावर -4 है, और यहाँ पे भी 10 टू द पावर -4 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेके बाहर क्या लिख देंगे हम? 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय, अंदर क्या आ जाएगा? सिर्फ अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू 1.732। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। जैसे आपको कई क्वेश्चनों में ना, मतलब जैसे कोई पेपर होते हैं तो उसमें आपको क्या नहीं मिलता है? आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, कैल्सी नहीं मिलता है। सो कैल्सी नहीं मिलता है तो आपको ना कुछ ऐसे अंडर रूट से जिनकी वैल्यूज जो है याद करनी है, जैसे कि 2 से लेकर हमारी आप 25 तक इसको याद कर लो। ठीक है? अंडर रूट की जितनी भी वैल्यूज होती है ना, अप टू 25, या फिर आप 21 तक कर लो। इसको 21 तक करोगे ना तो आपको सारी वैल्यू जो है वो इजीली आपको याद हो जाएगी। जनरली आपको याद करनी है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद आप इनकी निकाल सकते हो। जैसे अंडर रूट 25 की क्या हो जाएगी? सीधा डायरेक्टली 5 हो जाएगी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी अंडर रूट की वैल्यूज होती है वो सारी आपको याद रखनी है। तो 3 की कितनी होती है? 1.732 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -4 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आया यहाँ पे? अभी टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। अगर आप ऐसे सोचो कि ये वाली इक्वेशन कहां से आई, आइसोट्रोपिक 2D वगैरह क्या होती है, तो मैं सीपेज एनालिसिस में मैंने बोला है ना कि पार्ट में पढ़ेंगे, तो पहला पार्ट के क्वेश्चंस मैं करा रहा था अभी, है ना? ये पार्ट नंबर 4 में आ जाएगा, पार्ट नंबर 3 में आ जाएगा। बेसिकली सीपेज एनालिसिस में ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय के वर्टिकल। क्लियर हो गया? ये के हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल क्या होता है, ये सब कुछ आपको वहीं पे पता लग जाएगा। ठीक है? अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोला हमारा क्वेश्चन? अ फॉलोइंग एट परमेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड, द स्टैंड पाइप एरिया जो है, एरिया यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन डाटा लिख देता हूं मैं। गिवन डाटा एरिया विल बी गिवन एज, मान लो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है? फिर बाद में बोला है कि सॉइल सैंपल हैज द एरिया एंड द लेंथ। ठीक है? सॉइल सैंपल का एरिया हम अगर मान ले यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसका एरिया मान लिया, और लेंथ कितनी हमने देख ली यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है? 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। द इनिशियल हेड कितना माना है हमारे पास?
द इनिशियल हेड मान लो h1 जो है मान लो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इनिशियल हेड है, एंड द फाइनल हेड आफ्टर द टाइम आफ्टर द टाइम t है, आफ्टर द टाइम t, तो t कितना हो गया हमारे पास 20 मिनट्स मान लिया, ठीक है, इज दिस एंड h2 की वैल्यू भी मान लो, ठीक है, h2 की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, मान लो 20 सेंटीमीटर, मैं h2 की वैल्यू दे दी है, ठीक है, और पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू रहेगी, और ऑप्शन है 2.43 into 10⁻³ और प्रोबेबिलिटी की आपको पता है, तो हमने सेंटीमीटर में लिया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड जो है, इन सबकी यूनिट्स होंगी, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मैं दोबारा उदाहरण लिखूंगा, 2.43 into 10⁻³ मान लो, दूसरा क्या है 3.21 into 10⁻³ मान लो, है ना, और 1.38 into 10⁻³ मान लो, और इसकी कितनी है, इसकी मान लो 4.5 into 10⁻³, ठीक है, सबकी यूनिट सेम है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मैंने बताया था फॉर्मुला, जब हम बात करते हैं किसकी, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सा फॉर्मुला यूज होता है, मैंने बोला था कि परमिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 2.303 ये वाला फॉर्मुला इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंड पाइप की हमारी एरिया रहती है, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ होल डिवाइडेड बाय एरिया, मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी क्या रहेगी, टाइम टेकन होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, log टू दी बेस, अभी हमने कन्वर्ट कर दिया 2.303 में, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे हम, क्लियर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाय h2, ये चीज मैंने आपको फॉर्मुले में बता दी, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास स्टैंड पाइप का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 ही लिखते हैं ना, सेंटीमीटर तो रहने अभी 1 लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, साथ में हमारी लेंथ कितनी है, दैट इज द 10, ठीक है, 10 लिख दिया, क्लियर हो गया, होल डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हमारे पास 50 हमारे पास एरिया है, और सॉइल सैंपल का जो एरिया है दैट इज द 50 यहाँ पे है ना, सॉरी 50 यहाँ पे लिख दिया, 50 ये वाला है, 50 ये लिख दिया, लेंथ हमने लिख दी, h1 क्या, h1 की क्या वैल्यू होगी, अच्छा सॉरी टाइम भी है, टाइम कितना है 20 मिनट है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन से कि 20 को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 into 6 कितना होता है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे 20 मिनट्स लिखा है, ठीक है, मिनट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 into 2 कितना होता है 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 सेकंड, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय log टू दी 10, h1 की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 20 है, तो 5/2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे 50/2 लिख देते हैं सीधा डायरेक्टली, है ना, अब इसको सॉल्व करो, कैलसी क्या है हमारा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, द परमिबिलिटी k विल बी इक्वल्स टू, k की वैल्यू कितनी आ रही है 1.527 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट की, लेकिन आपको एक चीज पता लगी ना कि फॉलिंग हेड टेस्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, किसका फॉर्मूला कहां पे है, ठीक है, अब राइट आंसर आपको पता है यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन हमारे को, इन अ कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट में द फ्लो इज टर्बुलेंट, अगर फ्लो जो है टर्बुलेंट है रादर देन द लैमिनार, हमने क्या बोला था कि कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी में जो डार्सी लॉ के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, है ना, और डार्सी लॉ क्या बोलता है कि जो फ्लो होना चाहिए वो लैमिनार होना चाहिए, ठीक है, फ्लो क्या होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो फ्लो लैमिनार नहीं है, वो फ्लो हमारा टर्बुलेंट है, अगर हम किस पे मानते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल पे मानते हैं, तो वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या कर जाता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज करने से हमारा फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो टर्बुलेंट है, यानी यहाँ पे 10 ना, 10 से ऊपर होगा तो फ्लो क्या होगा हमारा, टर्बुलेंट होगा, तो फ्लो हमारा टर्बुलेंट होने की वजह से डार्सी लॉ का क्या होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू KIA, राइट, Q जो है यहाँ पे डार्सी लॉ क्या होता है, Q इज लीनियरली मूविंग विद द हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना, इन दोनों का रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे ही हमारा क्या बढ़ेगा, Q भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर हमारा थोड़ा सा बढ़ा तो डिस्चार्ज क्या है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, लीनियर है बिल्कुल, इतना जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारा डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, ये चीज कौन बोलता है, डार्सी लॉ बोलता है। इसने बोला कि फ्लो मान लो टर्बुलेंट है और वो लैमिनार नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या पता है, जो Q है और जो I है इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली नहीं रहेगा, ये नॉन लीनियर रहेगा, इसका क्या मतलब है, I क्या होता है, हाइड्रोलिक लॉस, सॉरी हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ होता है ना, अगर मैं बोल रहा हूं टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो की वजह से क्या होता है, जो हमारा हेड लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रिक्शन लॉसेस हो जाते हैं, एडीज लॉसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा हेड लॉस जो है वो बढ़ जाता है और आई भी हमारा बढ़ जाता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है, मतलब आई का बढ़ने से जो हमारा डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि अगर हमने बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से होगा क्या, आपने अगर जो टर्बुलेंट फ्लो में डार्सी लॉ लगा दिया, KIA लगा दिया, तो मान लो कि हमारा आंसर मान लो 5 आ गया, ठीक है, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये किस में आया, ये थ्योरेटिकल केस में आया, लेकिन जब मैं रियलिटी में देखूंगा ना, रियलिटी में क्या होगा, जो हमारा डिस्चार्ज होगा ना, वो डिस्चार्ज होगा अराउंड 12 से लेकर मीटर क्यूब पर सेकंड तक होगा, मतलब ये है कि आपने डार्सी लॉ से तो इसे सॉल्व कर दिया, आपको डार्सी लॉ में डिस्चार्ज भी मिल गया, लेकिन जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी में वो क्या है, डार्सी लॉ से निकला हुआ जो भी हमारा क्यू है वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो से निकला हुआ डिस्चार्ज है, तो ये चीज जो है आपको तब मिलती है जब आप डार्सी लॉ लगाते हो टर्बुलेंट के केस में, तभी बोलते हैं कि डार्सी लॉ वहां पे फेल कर जाता है, क्यों फेल कर जाता है, अब आपको ही पता है इसका आंसर कि क्यों ये फेल कर जाता है, क्योंकि जो भी ये हमारा डिस्चार्ज निकालेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू डिस्चार्ज जो रियलिटी में है, समझ में आया ये सारा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ना डार्सी लॉ द डार्सी लॉ विल बी अंडर एस्टिमेटिंग द डिस्चार्ज, बिल्कुल सही, डार्सी लॉ हमको बताएगा 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन रियलिटी में कितना होगा 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी डार्सी लॉ डिस्चार्ज को क्या कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कम कर रहा है उसको एज कंपेयर टू जो रियलिटी में हमको डिस्चार्ज मिलेगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डार्सी लॉ स्टिल एप्लीकेबल, बिल्कुल नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है, फ्लो नेट बिकेम डेंसर, नहीं ये भी रॉन्ग है, सीपेज प्रेशर इज 0, नहीं ये भी रॉन्ग है, तो आपको राइट आंसर पता लग गया इसका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीपेज वेलोसिटी, वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं हम सीपेज वेलोसिटी को, है ना, तो यहां पे क्या बोला जो हमारा सीपेज वेलोसिटी है इन अ सॉइल इज वो क्या होगा, सेम
सेम एज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, लेस देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन एन ओसीएफ। ठीक है, बेसिकली जब हम बात करते हैं वीएस की, तो वीएस किसके बराबर होता है? जो भी हमारी डार्सी की वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी, इसके बराबर है। सीपेज वेलोसिटी होती है वो क्या है? वेलोसिटी डार्सी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द पोरोसिटी होती है। क्लियर हो गया? वी क्या होता है? क्यू अपॉन एरिया होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वी क्या होता है? क्यू अपॉन एरिया होता है। जब हम बात करते हैं डार्सी वेलोसिटी की, तो डार्सी वेलोसिटी में जो हमारा एक्चुअल एरिया यूज होता है वो सॉइल का पूरा एरिया यूज होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पे यूज होता है। तो ये एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारी सीपेज वेलोसिटी में यूज होने वाला एरिया है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी जनरली होती है किसमें? हमारा पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रहता। हम जब बोलते हैं जो एक्चुअल रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि हमारे सॉइल है, ठीक है, सॉइल है और इस सॉइल के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा पानी जो है वो पास कर रहा है। जो एक्चुअल वॉइड, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है वहीं से हमारा पानी फ्लो करता है, सॉइल के बीच से तो पानी फ्लो नहीं करता। जो हमारा वॉइड्स है वही एक ऐसा पाथ होता है जहां से हमारा पानी जो है फ्लो करता है। और वो जो हम वेलोसिटी निकालते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सा? वॉइड्स की रिस्पेक्ट में जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है? वीएस होती है। तो वीएस क्या होती है? जनरली हाई रहती है एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम है, जो सॉरी वेलोसिटी है, डार्सी वेलोसिटी है हमारी, जो हमारी थ्रू आउट द सॉइल से पास करने वाली है। ये चीज आपको पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी जनरली क्या रहती है? कम रहती है। यानी इन ऑल द केसेस जो हमारी सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी से वॉइड से थ्रू जा रही है, वॉइड्स के थ्रू जा रही है, तो उसको कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा। मतलब आपको एक बिल्कुल लाइन बना के दे दी है, इस तरह से आपके सॉइल है और आपको बिल्कुल लाइन बना के दे दी है, तो इन वॉइड से हमारा पास क्या होगा? हमारा पास होगा क्या? पानी पास होगा और उसी की वेलोसिटी को हम वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हमारी ज्यादा क्या रहती है कि वीएस जो है वो ग्रेटर देन रहती है हमारी डार्सी वेलोसिटी के साथ। समझ में आया जो भी क्वेश्चन में मैंने बोला कि मैंने क्या क्या बात बताई आपको क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट्स जो मैंने यहां पे बताया? तो यू कैन सी कि जो सीपेज वेलोसिटी है किसी भी सॉइल में सेम एज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, लेस देन द डार्सी वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक ही बात बोलिए यहां पे, ठीक है? लेस देन डिस्चार्ज वेलोसिटी या इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन ओसीएफ। गलत गलत गलत, सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वीएस इज इक्वल्स टू वी अपॉन पोरोसिटी होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? पोरोसिटी बढ़ेगा यानी अगर जो इसके वॉइड्स बढ़ेंगे तो वीएस भी क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। बिल्कुल सही बोला, जो वीएस है वो ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th वाला, दैट विल बी ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू सॉइल ए एंड बी हैव द सेम वॉइड रेशियो, यानी दो सॉइल है E1 E2, ठीक है, उन दोनों की वॉइड रेशियो क्या है? सेम है। हाउएवर सॉइल ए हैज अ लार्जर पार्टिकल, सॉइल ए का जो है, सॉइल ए का है क्या है? सॉइल ए का दैट इज द लार्जर पार्टिकल सॉइल देन द सॉइल बी। सॉइल ए का है ज्यादा बड़ा है इसका पार्टिकल का साइज और इसका पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा है। तो अब मुझे बताओ कि मैंने इसी तरह से मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जो डाया है और जो वॉइड है, इन दोनों में प्रीडोमिनेटली कौन ज्यादा मेन फैक्टर है? मेन फैक्टर हमारा क्या है? डाया है। अब यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया कि सेम वॉइड रेशियो है। अगर दोनों सॉइल का सेम वॉइड रेशियो है तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डाया, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो जिसका डाया जो ज्यादा होगा, जिसका डाया फॉर एग्जांपल डी ए जो बड़ा है या फिर डी ए बी क्या है हमारे पास? छोटा है। तो डी ए बी क्या है हमारे पास? द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू द सॉरी पार्टिकल साइज जो है हमारा ए का वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बी। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? बोथ हैव द सेम परमिबिलिटी। बिल्कुल गलत, दोनों में सेम परमिबिलिटी कैसे रहेगी? एक का डाया छोटा है, एक का डाया बड़ा है, इस तरह से समझो। ठीक है, पार्टिकल साइज एक का बड़ा है और एक का छोटा है, मतलब ये कोर्स है ये फाइन है, तो परमिबिलिटी किसकी रहेगी? कोर्स की रहेगी ज्यादा। तो सॉइल बी इज मोर परमेबल, नहीं गलत, सॉइल ए इज मोर परमेबल। बिल्कुल सही, सॉइल ए क्या रहेगा? ज्यादा परमेबल रहेगा। अगर मैं ग्रेवल या फिर मैं क्ले की बात करूं तो अब मुझे बताओ किसका ज्यादा रहेगा परमेबिलिटी, यानी पानी किससे ज्यादा इजीली फ्लो कर जाएगा? डेफिनेटली ग्रेवल से कर जाएगा। क्लियर हो गया? कैन नॉट बी डिटरमिन यहां पे नहीं आएगा। सॉइल ए इज मोर परमेबल देन द सॉइल बी। समझ में आया क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल विद हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी एंड द वर्टिकल परमेबिलिटी एंड द फ्लो टेक्स प्लेस डायगोनली, द फ्लो डायरेक्शन इन द फ्लो नेट विल बी, ये फ्लो नेट का आ गया हमारे पास है ना, इसको हम बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, फ्लो नेट वाला। इन अ लेयर सॉइल तो हमने पढ़ा है, सिस्टम विद अ 3 लेयर हैविंग अ डिफरेंट, यानी 3 लेयर है हैविंग अ डिफरेंट परमेबिलिटी, ठीक है, having a different permeability K2, K3 and K3 and the thickness is also H1, H2 and H3. The equivalent permeability in the horizontal direction is given by equivalent permeability horizontal direction में। horizontal direction का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि H1 plus H2 plus H3 divided by क्या है? that is the H1 divided by K1 plus H2 divided by K2 plus H3 divided by K3। क्लियर हो गया? ये क्या है हमारे पास? ऑप्शन है बी। क्या है हमारे पास? यहाँ पे H1 K1 plus H2 K2 plus H3 K3 होल डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। क्लियर हो गया? या फिर क्या है? अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, या फिर क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है, अंडर रूट K1 K2 K3, या फिर फोर्थ वन क्या है? दिस इज द थर्ड वन, फोर्थ वन है हमारे को गिवन, दैट इज K1 प्लस K2 प्लस K3। तो बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, in a layered soil system with a 3 layers having a different permeability and the thickness, the equivalent permeability in the horizontal direction। अगर जो हमारे को कोई भी layered soil दे रखी है और इसने पूछा है कि horizontal direction में हमारे को K मतलब आपको पता क्या निकालना है? K horizontal, यानी K horizontal निकालना है आपको, ठीक है, यानी जो हमारा फ्लो हो रहा है वो बेडिंग, जो हमारा बेड है उस बेड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, यानी हम क्या बोल सकते हैं? K पैरेलल का केस है। तो K पैरेलल के केस में मैंने क्या बोला था? जब भी हम बात करते हैं K पैरेलल के केस में तो K horizontal किसके बराबर होता है? समीशन HI KI डिवाइडेड बाय समीशन HI, इसके बराबर होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? H1 K1 H1 प्लस K2 H2
प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। इसकी डेरिवेशन भी कराई थी मैंने, बताया था किस तरह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, दिस वन विल द राइट आंसर, यानी बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। H1 K1 प्लस H2 K2। और हॉरिजॉन्टल के लिए निकल गया, वर्टिकल के लिए क्या था, जो हमारे पास फर्स्ट है ना, फर्स्ट विल बी द फॉर द वर्टिकल। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको चीज पहले बता दी थी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। अभी हमने हमारा क्वेश्चन, इन अ कांस्टेंट हाइट टेस्ट टू स्पेसिमेन ऑफ द सेम सॉइल, टू स्पेसिमेन, दो स्पेसिमेन ले लिए, ठीक है, टू स्पेसिमेन ले लिए, सेम सॉइल यूज किया, यानी कहीं से डिग की थी वहां से लिए, सेम सॉइल जो है यहाँ पे यूज किया है, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। दे बोथ आर नॉट इक्वल, आर टेस्टेड अज्यूमिंग द लैमिनार फ्लो, बिल्कुल ठीक है, लैमिनार फ्लो है, डार्सी लग सकता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ विल यील्ड द सेम। देखो सबसे पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि आप देखते हो ना परमेबिलिटी को, तो परमेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे होती है वो इंडिपेंडेंट, उसके एरिया से, ठीक है, या फिर उसके लेंथ से। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हमने तो डार्सी लॉ में, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट आपको बात समझनी पड़ेगी क्या, क्योंकि डार्सी लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल टू KIA, ठीक है। और आप बोलोगे कि सर मैं K को इस तरह से लिख सकता हूं, Q अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं HL अपॉन A इंटू L डिवाइडेड बाय K, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो मैं परमेबिलिटी को देख रहा हूं तो वो तो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, उसके लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, नहीं बिल्कुल गलत, ये सोचना जो है वो गलत है। क्यों, देखो जब भी आप डिस्चार्ज निकालोगे ना, आपको क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे KIA, ठीक है। जब आप ऐसे देखो, ये दो सॉइल स्पेसिमेन है ना, ये कोई एक सॉइल स्पेसिमेन थोड़ी ना है, ये तो दो सॉइल स्पेसिमेन है, जिसकी वजह से होगा क्या कि Q1 अलग होगा, Q2 अलग होगा, KIA। जरूरी थोड़ी ना इन दोनों के एरिया भी सेम होनी चाहिए, नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, K1 और A1 और A2 दोनों डिफरेंट होंगे। यहां पे जब आप निकालोगे ना इन दोनों के केस में, आपको सबसे पहली बात जो एरिया है वो इसके केस में भी अलग होगा, इसके केस में भी अलग होगा। ये हमारे को क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे को क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है कि डिस्चार्ज सेम है दोनों के लिए, लिखा है कहीं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पे कि डिस्चार्ज जो है Q1 जो है वो Q2 के बराबर है एरिया के सेम होने की वजह से भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेगा। क्यों, क्योंकि जो परमेबिलिटी है वो सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है उसकी ज्योमेट्री से, जो भी उसकी ज्योमेट्री होती है ना उससे इंडिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड किस पे करती है, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करती है, किस पे करती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। और जब तक हमारा फ्लो लैमिनार, हम डार्सी लॉ लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी परमेबिलिटी है ना इन दोनों के केस में ये सेम ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो, ठीक है, मान लो हमारे को एरिया यहाँ पे दे दिया 50 सेंटीमीटर, A1 जो है 50 सेंटीमीटर दे दिया, और A2 जो है मान लो 50, इसका डबल कर दो 100 सेंटीमीटर कर दिया है ना। और डिस्चार्ज मान लो अगर जो पहले में 100 मिलीलीटर पर मिनट आ रहा था और दूसरे में डिस्चार्ज जो आ रहा था मान लो कि इसका डबल हो गया 200 मिलीलीटर पर मिनट आ रहा था। अब इन दोनों केस में जब आप परमेबिलिटी निकालोगे ना तो वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये जो आप यहाँ पे पुट करना है ना, तो आपको क्या पता लगेगा जो K है ना वो सेम आएगा दोनों में। क्यों, क्योंकि अगर जो A हमारा डबल हुआ है ना तो हमारा डिस्चार्ज भी क्या होगा, डबल होगा। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो परमेबिलिटी सेम रहेगी चाहे आपका एरिया चेंज हो या ना हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज सेम है कि नहीं है। तो अगर जो दोनों में डिस्चार्ज सेम होगा तब बात कुछ अलग होगी, पर हमारा जो परमेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड, आपको ध्यान में क्या रखना है, इससे आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, परमेबिलिटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सॉइल की प्रॉपर्टीज पे। किस पे डिपेंड करती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, और किसी पे नहीं डिपेंड करती। जैसे कि टेंपरेचर हो गया, हमारा डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, उन सब पे क्या करती है, ये डिपेंड करती है। बाकी हम नहीं बोल सकते कि वो किस पे, वो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे, आप लेंथ बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, हमारी परमेबिलिटी जो है चेंज होगी। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि डार्सी लॉ वैलिड है, हमारा लैमिनार फ्लो है, सॉइल जो है होमोजेनियस है, बस इतनी चीजें जो है पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ विल यील्ड द सेम परमेबिलिटी, दोनों की परमेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो या ना हो, या डिफरेंट हो या नहीं हो। ठीक है, समझ में आया कोई क्वेश्चन जो भी हमारे पास इसका है, आपको ये चीज पता लगी कहां से आया था। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन डार्सी लॉ इफ द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल, इन डार्सी लॉ इफ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, यानी डार्सी लॉ अगर हम देखें तो परमेबिलिटी जो है वो टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी प्राइमरी इन्फ्लुएंस, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन्फ्लुएंस होगी। देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, टेंपरेचर के बढ़ने से या घटने से हमारी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता है। अगर हमारी टेंपरेचर बढ़ गया तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या है, विस्कोसिटी जो डिक्रीज हो जाएगी। तो टेंपरेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी में इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा, टेंपरेचर की वजह से कैपिलरी, यूनिट वेट ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब पे तो पड़ेगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड। तो प्राइमरली कौन सा हो गया, विस्कोसिटी हो गया। इतनी चीज तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सॉइल स्पेसिमेन ऑफ अ लेंथ, यहाँ पे लेंथ जो है, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अ सॉइल स्पेसिमेन ऑफ अ लेंथ, मान लो जो हमारे को गिवन डाटा है यहाँ पे कि जो हमारी लेंथ है दैट इज गिवन टू अस, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको मान लो आप 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इज टेस्टेड अंडर अ फॉलोइंग हेड टेस्ट, द स्टैंड पाइप हैज द डायमीटर ऑफ अ 5 mm। ठीक है, डाया जो है दैट इज द 5 mm, 5 mm में दे रखा है। टाइम टेकन फॉर वाटर हेड टू ड्रॉप फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इज 12 मिनट। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे स्पेसिमेन दिया है, साथ में क्या दे रखा है, डाया दे रखा है। आपको मैंने बोला था कि जब स्टैंड पाइप का आएगा तो आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली आपको एरिया निकालना है उस केस में, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 4 इंटू डाया हो जाएगा, डाया का स्क्वायर हो जाएगा। तो डाया का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 5 mm है, 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 0.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा इससे। ठीक है, हमारे पास टाइम किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है। टाइम को हमारे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 12 दे रखा है तो 12 को मल्टीप्लाई किससे करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं पहले। क्या ये वैल्यू 3.14.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 0.01965।
ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, दैट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट सॉरी, है ना। 12 इंटू 60 कितना हो गया, 12 हाँ 720, यहाँ पे क्या आएगा 720 सेकंड। तो टाइम हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमको, कौन सा वाला टेस्ट यूज करना है, फॉलिंग हेड टेस्ट यूज करना है। अभी हमने फॉर्मुला क्या था, क्या होता है फॉर्मुला, k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है हमारे पास 0.19 तक, इतना लिखो 0.19, ठीक है 0.19 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास 30, टाइम क्या है हमारे पास 720 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने कन्वर्ट कर दिया तो लॉग इन किस में रहेगा 10 में रहेगा, और h2 की h1 और h2 की वैल्यू कितनी है 60/30, क्लियर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करो, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.196 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना है 15 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना है 30 इंटू 720 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा लॉग कितना आ जाएगा 6/3, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 2 ही लिख दो, कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या है इसका राइट आंसर, दैट इज द 9.43 into 10 raised to power minus 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, बस डायरेक्टली फॉर्मूले में आंसर निकालना है। स्टैंड पाइप का एरिया दिया होगा, डाया दिया होगा, तो एरिया इस तरह से फाइंड आउट करना है, मिनट्स में दिया होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर अ स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट विद अ वर्टिकल फ्लो थ्रू अ लेयर ऑफ अ डिफरेंट परमेबिलिटी द टोटल फ्लो पर यूनिट एरिया इज गवर्न्ड बाय, किससे होता है, अगर हम स्ट्रैटिफाइड सॉइल की बात करें, जैसे हमने स्ट्रैटिफाइड सॉइल की बात की, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि फॉर द स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट विद अ वर्टिकल फ्लो, देखो सॉइल है, दूसरा क्या है फ्लो हमारा क्या हो रहा है वर्टिकल हो रहा है, तो फ्लो अगर जो वर्टिकल हो रहा है थ्रू द लेयर ऑफ अ डिफरेंट परमेबिलिटी, तो वर्टिकल के लिए फॉर्मुला क्या था, के इक्विवेलेंट फॉर द वर्टिकल लिखो। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, के इक्वल वर्टिकल लिखो या फिर आप के परपेंडिकुलर लिखो, दोनों होते क्या है हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, तो हार्मोनिक मीन होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डाया का 1 सॉरी जो डेप्थ होती है, इसको मैं एच से आपको बताया ना मैंने, तो मैं h1 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई कैन राइट कि h1 प्लस h2 प्लस h3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है h1 डिवाइडेड बाय द सेम परमेबिलिटी जो इसकी रहेगी h2 डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द सेकंड सॉइल प्लस h3 डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ अ थर्ड सॉइल। क्लियर हो गया। अब ये ओवरऑल क्या होता है, ये जो हमारा वर्टिकल फ्लो है ये एक्ट कैसे करता है इन अ सीरीज, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये वेटेड हार्मोनिक मीन होता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं जो हमारी स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट होती है जिसमें कि वर्टिकल फ्लो हो रहा है किसी भी लेयर से ऑफ अ डिफरेंट परमेबिलिटी डिफरेंट है, द टोटल फ्लो पर यूनिट एरिया इज गवर्न्ड बाय, किससे गवर्न होता है, दैट इज द वेटेड हार्मोनिक मीन से। समझ में आया आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डार्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दैट इज द डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर, अब मैंने सबके लिए बताया, क्या वो टर्बुलेंट के लिए होगा, काट दो, क्या वो लेमिनार फ्लो विद द पोरस मीडियम होगा, या फिर फ्लो इन ओपन चैनल होगा, या फिर ऑल टाइप ऑफ फ्लो होगा, किसके लिए होगा ये, डेफिनेटली लेमिनार फ्लो किसके लिए होता है हमारा, लेमिनार सॉरी डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर द लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में ओवर एस्टिमेट कर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है डार्सी लॉ की, बताओ मुझे मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, अब तो सबको पता ही लगी होगी, आप इसको वी से रिप्रेजेंट करो या फिर आप इसको डिस्चार्ज से रिप्रेजेंट करो, तो ये चीज आपको बताइए। ठीक है, इस तरह से, या फिर इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल बी इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, बस इसी दिखाना था, बाकी यहाँ पे ऑप्शन थे बहुत सारे। ठीक है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, यानी आई की बात की है, आई किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप, हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ से रिप्रेजेंट करते हो, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द वाटर अबव द ग्राउंड लेवल रेशियो ऑफ द हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी वाले थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक सॉइल सैंपल है जिसकी लेंथ यहाँ पे मैं आपको 20 सेंटीमीटर दे दी है एंड हैज द हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस आप मान लो कि h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर में ले लो, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हेड लॉस ऑफ द, इसको HL से रिप्रेजेंट करो, आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कैलकुलेटेड द डिस्चार्ज वेलोसिटी विल बी, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होगा, V इज इक्वल्स टू I K इंटू I हो जाएगा हमारे पास, है ना। और हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 है। ठीक है, क्या होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। तो डार्सी वेलोसिटी किस तरह से होती है, V इज इक्वल्स टू K की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय हेड लॉस, हेड लॉस क्या है हमारे पास 5, लेंथ कितनी दे रखी है 20, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी वेलोसिटी की, दैट विल बी, यहीं से कर दो ना, 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी का कितना होगा हमारे पास, दैट इज द सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दो इसको, है ना। इसमें कैलसी का क्या इस्तेमाल करना, which one of the following condition is not an assumption of a Darcy law, मैंने assumption भी बता रखी Darcy law की, soil is saturated, soil is homogeneous, this flow is turbulent, flow is laminar and steady, बस काट दो इसको, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी विल बी द राइट आंसर, मैंने बता दिया आपको कितनी बार, तीनों चीजें बताया ना, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए और बस आइसोट्रोपिक मीडियम से होना चाहिए, है ना। इफ द डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0.002 मीटर पर सेकंड में है एंड द पोरोसिटी यानी n की वैल्यू दे दी है, n कितनी है हमारे पास 0.4 दे दिया है, तो उस केस में vs क्या हो जाएगा, बस इसको कैलकुलेट कर दो, vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.4, 5 इंटू 10 5 इंटू 10 -3 मीटर पर सेकंड विल बी द वैल्यू, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द हमारा राइट आंसर। ठीक है, यस सी विल बी द राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर द डार्सी लॉ, डार्सी लॉ के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, LT
माइनस वन दे रखा है, ठीक है, एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एल माइनस वन, या फिर ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एल का स्क्वायर टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी माइनस वन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एल माइनस वन। क्या ये होगा, या फिर डी में बस नन ऑफ द अबव, ठीक है, डी में यहाँ पे नन ऑफ द अबव। बताओ डार्सी लॉ का कौन सा होगा। तो जब हम डार्सी लॉ देखते हैं तो डार्सी लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू के आई ए होता है, ठीक है। इसको मैं इसमें अगर मैं इसमें लिखूं v के उसमें लिखूं तो v विल बी इक्वल्स टू के आई आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी का क्या होता है, दैट इज द एल टी माइनस वन। क्या होता है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड होता है। ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। आई क्या होता है हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, अगर आई लिखना है दैट इज द आई तो डायमेंशनल लेस होता है हमारे पास, दैट इज द हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे एल टी माइनस वन आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते कौन सा सही होगा, एल टी माइनस वन, नहीं फर्स्ट वन रॉन्ग है ना, एल का स्क्वायर टी माइनस वन या एल टी माइनस वन, ये वाला राइट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू माइनस वन विल बी इक्वल्स टू वन हो जाएगा, और टी तो माइनस वन ऑलरेडी है, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वन। तो एल टी माइनस वन विल बी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, ठीक है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सीधा हमारे पास कौन सा है, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपको तो पता ही है, ये तो सिंपल सा है ना, सारे मैंने अच्छे से बता रखे आपको डायमेंशंस यूनिट्स वगैरह। Darcy law is found to be invalid in which case? Flow is steady, होगा क्या invalid? नहीं, Reynolds number exceed the critical value. Soil is dry, soil is हमारी क्या होगी, coarse grain. Soil अगर जो हमारी coarse grain होगी तो हमारा डार्सी लॉ क्या है, फाउंड टू बी इनवैलिड, डेफिनेटली। अगर जो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो हमारे वहां पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और टर्बुलेंट फ्लो की वजह से क्या होगा, हमारा डार्सी लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। सॉइल इज ड्राई, डेफिनेटली सॉइल इज ड्राई, हाँ सॉइल इज ड्राई। अगर हमारी सॉइल ड्राई होगी तो हमारा डार्सी लॉ क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस असम्पशन ही क्या मानी थी कि डार्सी लॉ जो है फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए हमारी सॉइल, ये चीज हमको बताई थी। रेनॉल्ड्स नंबर एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू, जो हमारी जब हम बात करते हैं ना क्रिटिकल वैल्यू की, तो क्रिटिकल वैल्यू में क्या आ गया, ये बोला है कि रेनॉल्ड जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है, वो रेनॉल्ड्स नंबर अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है, उसके ऊपर है, अगर जो उससे ऊपर है रेनॉल्ड्स नंबर हमारा ग्रेटर देन 10 है, तो वो केस क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्बुलेंट का केस हो जाएगा। तो टर्बुलेंट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर एक्सीड कर रहा है क्रिटिकल वैल्यू, तो यू कैन से कि बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्लो इज स्टडी, ठीक है, इज फाउंड टू बी वैलिड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वैलिड लिख देना। डार्सी लॉ इज फाउंड टू बी वैलिड व्हेन फ्लो इज स्टडी, तभी हमारा वैलिड होगा, अदरवाइज सारे क्या है हमारे रॉन्ग है, ठीक है। इसको एक आंसर निकालना था ना इसका, तो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं। इन अ डार्सी इक्वेशन इफ बोथ k एंड i आर डबल देन वेलोसिटी विल बी, डार्सी लॉ में क्या बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू k इंटू आई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ k एंड i आर डबल, k और i को डबल कर दो तो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीज 4 टाइम्स, इंक्रीज 2 टाइम्स, ये सब काट दो 4 टाइम्स, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे डार्सी लॉ से रिलेटेड, व्हिच वन ऑफ द इज ट्रू। डार्सी लॉ इज डार्सी लॉ जो है वो एक क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, एप्लीकेबल टू ऑल द फ्लोज, नहीं गलत है। डार्सी लॉ रिलेट्स हेड लॉस टू सॉइल कोहेजन, डार्सी लॉ अज्यूम negligible viscosity, Darcy law assume linear relationship between the discharge and the head loss, तो D will be right answer। मैंने बताया था आपको Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के, I में क्या होता है डायरेक्टली हमारे पास, that is the head loss divided by the length, ठीक है। डार्सी लॉ ने यही assume किया था कि जो लीनियर रिलेशनशिप है हमारे डिस्चार्ज और हेड लॉस के, जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा, जैसे हेड लॉस बढ़ेगा वैसे हमारा क्या बढ़ेगा, डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, D will be the right answer। डार्सी लॉ assume that कि जो Q है और H है उन दोनों के बीच में नॉर्मल है। क्या क्वेश्चन बोला हमारा, डार्सी लॉ इज वैलिड व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 10, क्या रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 10 होगा तो हमारे पास वैलिड होगा, गलत। बिटवीन 10 से लेकर 100 तक नहीं, लेस देन 1 से लेकर 10, बिल्कुल सही, ये वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बाकी सब क्या है हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है। तो हम बोलेंगे जब रेनॉल्ड्स नंबर हमारा लेस देन 1 से लेकर 10 तक होगा तो उसके बीच में हमारा फ्लो क्या रहेगा, लेमिनार रहेगा, और उस केस में डार्सी लॉ हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। The discharge velocity in a permeability test is found to be the discharge velocity found, इसको आप ऐसे मानो 1.5 into 10 raised to the power minus 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड मिलते हैं, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन देते हैं 4.28 into 10 raised to the power minus 5 लिख दिया, ठीक है, सारे किसमें मीटर पर सेकंड में लिख दिया। बी क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 5.25 into 10 raised to the power minus 4 हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी मान लो 1.15 into 10 raised to the power minus 4, और डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 into 10 raised to the power minus 4, 1.15 है ये, ठीक है, 1.15 5.25 है। तो इसमें मतलब कि द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन अ प्रोबेबिलिटी टेस्ट इज फाउंड टू बी, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दिया, एंड द पोरोसिटी व्हाट विल बी द सीपेज वैल्यू, बस आपको डायरेक्टली निकालना है क्या होगा, है ना। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ क्या वी डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको ये वाला कर लेते हैं, वी एस क्या होता है, वी अपॉन एन होता है, ठीक है। वी हमको पता होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं, पोरोसिटी तो हमको पता है 0.35 है, तो वी कहां से निकालोगे आप, हमको क्या पता है कि वी जो है दैट इज इक्वल्स टू वी किसके बराबर है, वी के प्रोबेबिलिटी के टेस्ट टू बी फाउंड, the discharge velocity in a permeability test is found to be this, the porosity k की वैल्यू नहीं है यार, ये v की है, ठीक है। the discharge velocity in a permeability test
कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 दे रखी है, तो आई कैन राइट कि v विल बी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। मुझे लगा परमेबिलिटी दे रखी है, अगर आपको परमेबिलिटी दी होती और यहाँ पे आपको आई की वैल्यू भी दी होती, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू होती 1 दी होती, तो आप क्या बोलते हैं कि मान लो कि मैं आपको परमेबिलिटी की वैल्यू ये दे दी है, ठीक है, और हमको बोला कि डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में नहीं दिया है, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, k इंटू आई हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻4 है, तो v भी सेम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आई तो हमारे पास क्या है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ v डिवाइडेड बाय 0.35, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो, सॉरी vs, हाँ इसको कैलकुलेट कर दो, vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 होल डिवाइडेड बाय 0.35, कितनी आ रही वैल्यू हमारे पास 4.28 इंटू 10⁻⁻4 ठीक है। क्या आ रही है 4. v की वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 4.29 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे -4 लिख देना, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ये विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिकेम लेस देन द क्रिटिकल ग्रेडियंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने क्रिटिकल ग्रेडियंट नहीं पढ़ा ना, तो हम इसको बाद में देखेंगे। डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द कोर्स ग्रेल, बस यही राइट आंसर है, ठीक है। ड्राई सैंड, फाइन सैंड अंडर अ स्टेडी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ परमेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 2 सैंपल्स आर टेस्टेड, सबसे पहले कौन से, ग्रेवल और क्ले। इफ द सेम हेड इज अप्लाइड, दोनों के लिए ग्रेवल हो चाहे क्ले हो, विच सैंपल गिव्स द हायर डिस्चार्ज एंड व्हाई। क्ले काट दो, ग्रेवल बोथ सेम काट दो, क्ले कभी हाई डिस्चार्ज दे सकता है, नहीं दे सकता ना, ग्रेवल ही दे सकता है, तो ये चीज आपको बताइए। इफ द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज डबल एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अच्छे से बोला कि जो सॉइल है, मेरे को लगा दोबारा से, इफ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल यानी के जो है वो डबल हो चुका है, और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यानी आई जो है, आई की वैल्यू कितनी दे दी है, हाफ हो चुकी है, देन द डिस्चार्ज विल बिकेम रिमेन सेम, ठीक है, सेम हो जाएगा। क्यों, इसे मतलब 2 1/2 कर दो, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। इफ द डार्सी एक्सपेरिमेंट वाटर फ्लो थ्रू अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉइल कॉलम अंडर अ हेड ऑफ 10 सेंटीमीटर, इफ द डिस्चार्ज इज, मान लो डिस्चार्ज कितनी है हमारे को गिवन 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है, और एरिया जो है हमारे को गिवन है दैट इज द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द परमेबिलिटी, आपको परमेबिलिटी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिस्चार्ज में क्या बोल देंगे आप, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हेड लॉस यहाँ पे आई क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू 10/50, ठीक है। हेड कितना है 10 सेंटीमीटर है, और वाटर इज फ्लोइंग थ्रू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ कितनी है हमारे को, वर्टिकल कॉलम लेंथ दे दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, एरिया इज गिवन टू अस दैट इज 100। अब डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या है ये, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू इज 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये ऊपर आ जाएगा ना 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड में आ जाएगा दैट इज द 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करो, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 1, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इज 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, परमेबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। सॉरी 25 है यहाँ पे, 20 नहीं है 25 है ना, कुछ नहीं, तो ये 1 पॉइंट बढ़ जाएगी और क्या, 5 डिवाइडेड बाय 100 1 पॉइंट समथिंग 1.25 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी, के को कौन इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इफेक्ट करेगी, नहीं करेगी, तो बस यही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉइल मिनरल्स कंपोजिशन डेफिनेटली करेंगे, वाटर का टेंपरेचर बिल्कुल करेगा, सॉइल छोटा होगा बड़ा होगा परमेबिलिटी इफेक्ट करेगी, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, अब फॉलिंग हेड, सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सा टेस्ट है, फॉलिंग हेड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय इज कंडक्टेड ऑन अ सिल्टी सॉइल यूजिंग अ स्टैंड पाइप ऑफ 0.5 सेंटीमीटर डाया, तो एरिया निकाल लो इसका सिंपली, एरिया विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, अभी हमने निकाली थी शायद, ये निकाली थी ना हमने 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। 0.196 कितनी आ गई है, 0.196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया निकाल दिया। एंड द सॉइल सैंपल ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया, सॉइल सैंपल कितना है 4 सेंटीमीटर का डाया, तो एरिया इसका भी निकाल दो, एरिया विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 के आसपास, कितनी होगी वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 12.5, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, दोनों एरिया निकल गया हमारे पास, डाया एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ, यानी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल इज गिवन टू अस दैट इज द 10 सेंटीमीटर, द हेड ड्रॉप h1 40 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर 40 दे रखी है, h2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और टाइम कितना दे रखा है हमारे को 600, ठीक है, मिनट्स है ना 10 मिनट्स, तो सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितनी आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 0.196 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज द लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास, दैट इज गिवन टू अस 10 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 12.56 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि log 10 की जो वैल्यू है, सॉरी log 10 4 की जो वैल्यू है, log 10 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.602। अब log की जो log 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 से लेकर 9 तक है, ये सारे log आपको याद करने हैं, ठीक है। इन सब की वैल्यू जो आपको डायरेक्टली याद करनी है, नहीं तो कई बार कैल्सी में नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 0.602 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.196 मल्टीप्लाई बाय 10 होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 12.5666 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 600,
मल्टीप्लाई बाय 0.602 3.60 कितनी आगे वैल्यू 3.60 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्या फाइंड आउट करूंगा, कॉफिशिएंट ऑफ पावर के कोई फाइंड आउट करते हैं वैसे है ना, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। क्लियर हो गया किस तरह से करना है फॉलिंग हेड के, तो आपको बिल्कुल अब टिप्स पे याद हो गए होंगे किस तरह से करना है क्वेश्चन। व्हाई इज द फॉलिंग हेड मेथड इज यूज्ड फॉर द फाइन सॉइल्स बट नॉट फॉर द कोर्स सॉइल्स। क्यों नहीं होता यूज, अगर जब आप कोर्स सॉइल के लिए यूज करोगे तो हमारा जो पानी है, देखो फॉलिंग हेड जो मेथड है उसमें क्या है, जैसे हमने बात की कोर्स सॉइल की, मान लो कोर्स सॉइल यूज कर लिया, कोर्स सॉइल यूज कर लिया तो क्या होगा, हमारा पानी जो है बहुत फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करने की वजह से होगा क्या, जो हमारा हेड का ड्रॉप है ना, हेड का जो भी ड्रॉप है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो यू कैन राइट कि टू फास्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट कैलकुलेट एक्यूरेटली। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन सॉइल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि फाइन सॉइल में जो हमारी परमेबिलिटी रहती है वो जनरली क्या रहती है, लो रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा हेड में जो लॉस है वो क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। तो ग्रेजुअल हेड लॉस की वजह से, सॉरी परमेबिलिटी लेस होने की वजह से ग्रेजुअल हेड लॉस होता है और हम रीडिंग जो है एक्यूरेट ले सकते हैं। तो हमको पता है कि अगर जो फॉलिंग हेड मेथड में फाइन की जगह कोर्स लोगे तो हमारी परमेबिलिटी बेसिकली बढ़ जाएगी और हमारा जो हेड ड्रॉप है वो बहुत जल्दी होने लगेगा, मेजरमेंट हमारी नहीं हो पाएगी अच्छे से और इनकरेक्ट वैल्यूज आ जाएगी। तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि परमेबिलिटी लो रहेगी, बाकी चलो यही लिख सकते हैं इसमें ना, इन अ परमेबिलिटी टेस्ट द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल। अच्छा, जो परमेबिलिटी यूज करते हैं ना हम यहाँ पे भी, तो वो कौन सी होती है, मैंने आपको टेबल बताया था, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप उस टेबल को पक्का रेफर करना। ठीक है, परमेबिलिटी जब उसकी क्या रहेगी, हमारी परमेबिलिटी जब लेस देन रहेगी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे रहेगी तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, फॉलिंग हेड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिला।